हेलो हेलो हेलो। हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैराथन वीक स्टार्ट किया था हमने, और पिछले हफ्ते भर में हमने एडवांस अकाउंट्स को बहुत शिद्दत से पढ़ा। मैंने शिद्दत से मेहनत की, आपने उससे भी ज्यादा शिद्दत से प्रॉपर पढ़ाई की, और लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए। इस पूरे मैराथन वीक में व्हाट वी हैव डन: कंसोलिडेशन विथ मास्टर प्रॉब्लम, ब्रांच अकाउंट्स पूरा विथ मास्टर प्रॉब्लम, कैश फ्लो विथ मास्टर प्रॉब्लम, इसके अलावा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अमेलगमेशन विथ मास्टर प्रॉब्लम। क्या रिस्पॉन्स मिला अमेलगमेशन में आप सबका? इसके अलावा कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विथ मास्टर प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए, ये मैराथन वीक का लास्ट सेशन होने वाला है, जिसमें हम लाइव डाउट सेशन लेंगे। बच्चों, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपके डाउट्स होंगे, आपके डाउट्स बहुत सारे होंगे, बट मैं यहां पर आप लोगों को सबसे पहले कुछ चीजें बोलना चाह रहा हूं। नंबर वन, अगर आपकी अभी तक पढ़ाई नहीं हुई है, अभी तक कुछ पोर्शन पेंडिंग है, तो ये वाला लाइव डाउट सेशन आप बाद में देख लेना। ठीक है ना? आप पहले अपना पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए। नंबर वन, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है? अगर आपके पास इक्का दुक्का डाउट है, ठीक है, और आपने गूगल फॉर्म भरा है, तो ठीक है, आपके पास डाउट है, आपने गूगल फॉर्म भरा है, मेरे पास पूरा गूगल फॉर्म में सबके बच्चों के डाउट्स लिखे हुए हैं, तो मैं कर लूंगा। मैं आप लोगों के डाउट्स अभी पढ़ते पढ़ते करता जाऊंगा। गूगल फॉर्म मैंने आपके साथ शेयर किया था। उस गूगल फॉर्म में लगभग 80 से 100 बच्चों ने डाउट लिखे हैं। कुछ रिपीटेड नेचर के हैं। मैं उन डाउट्स को पढ़ूंगा और आप लोगों को बताते जाऊंगा। बीच बीच में यूट्यूब पे भी कुछ बच्चों के डाउट्स लूंगा, पर मैं प्रायोरिटी गूगल फॉर्म के डाउट्स को दूंगा। अगर आपके पास डाउट्स हैं और गूगल फॉर्म भर चुके हो, बेस्ट है। पढ़ाई हो चुकी है, पढ़ाई हो चुकी है, थोड़ा सा ब्रेक ले चुके हो, अभी बोल रहे हो कि चलो ठीक है, आधा पौन घंटा ब्रेक ले लेते हैं, सर के डाउट ही सुन लेता हूं, फिर कोई दिक्कत नहीं। बट अभी भी अगर बहुत सारा पोर्शन बचा है, तो जाओ, आराम से अपनी पढ़ाई करो, बाद में ये डाउट सेशन देख लेना, रेंडमली जैसा लगे। ठीक है? आई मेरी बात समझ में? दूसरी चीज, प्लीज यहां पर स्टडी रिलेटेड डाउट्स की बात हो जाएगी, मैं किसी भी दूसरी चीज को एंटरटेन नहीं करूंगा। प्लीज आप समझ सकते हैं। मैं आपको शुरू में ही बता दूं, अभी आपने कौन सा पोर्शन नहीं पढ़ा है, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपने फलाना एएस नहीं किया है, आपने फलाना चैप्टर नहीं किया है, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आपने जितना पोर्शन किया है, उसको अच्छे से कल तक रिवाइज करिए। पिछली 2-3 अटेम्प्ट की आरटीपीज देख लीजिए। मैंने जितने रिवीजन लेक्चर्स डाले हैं, उनमें से कवर करना है तो कवर कर लीजिए, बट कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं, ना ही उसके बारे में सोचने की जरूरत है, ना ही मुझसे पूछने की जरूरत है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है? आई मेरी बात समझ में? एमसीक्यू कैसे करना है बच्चों? एमसीक्यू करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको एमसीक्यू स्टार्टिंग में नहीं करना है, एंड में नहीं करना है। एमसीक्यू आप 1 घंटे बाद बीच में अटेम्प्ट करेंगे पेपर में, और आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज के हिसाब से आप अटेम्प्ट करेंगे। कैसे करना है? एमसीक्यू का डायरेक्टली वो जो केस है, वो पढ़ने से पहले आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ के आपको एक हिंट लग जाएगी कि ये क्वेश्चन कौन से एएस या कौन से चैप्टर के बारे में पूछ रहा है। फिर आप वो पैराग्राफ ढूंढेंगे कि पर्टिकुलर, मान लो एएस 16 के बारे में पूछा गया है, तो बोरोइंग कॉस्ट के बारे में पैराग्राफ मुझे कहां दिख रहा है। आपको ऐसे ही एमसीक्यू करना है। एमसीक्यू के लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? आई मेरी बात समझ में? सर, कौन से टॉपिक्स एमसीक्यू के लिए ज्यादा रिलेवेंट है? मैं आपको फ्रेंकली बताऊं बेटा, ये सब फालतू के चोचले हैं। ये सब फालतू के चोचले हैं कि एमसीक्यू इस चैप्टर में से ज्यादा आएगा, इस एएस में से ज्यादा आएगा, इसमें से कम आएगा। बेटा, कुछ सब सब आपके ये सब पकाए हुए पकवान हैं जो किसी काम के नहीं है। आप प्लीज अपने कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दो, और जो अपना शेड्यूल सोच के बैठे हो उसको फॉलो करो। दूसरों की ज्यादा मत सुनो कि ये बचा है, वो बचा है, ऐसा। ठीक है? सर, सेशन कितने घंटे का होने वाला है? मुझे भी नहीं पता। सेशन कितने घंटे का होने वाला है मुझे नहीं पता। जरूरत पड़ी तो इस सेशन को सुबह वापस से रख लेंगे। ठीक है? सुबह सेशन को वापस से रख लेंगे, बट अब अगर अभी देखा जाए तो 2 घंटे तो मिनिमम रहेगा सेशन। ठीक है? चलो, तो मैं
गूगल फॉर्म जो मैंने शेयर किया था उसके डाउट्स पढ़ूंगा। ये लैपटॉप मैंने आपके सामने रखा है और ये आप देख सकते हैं, ये डाउट्स मेरे सामने है, ये डाउट्स मेरे सामने है आपके, ठीक है। तो ये डाउट्स मैं आपके सामने अपने सामने रख रहा हूं और एक एक करके पढ़ता जा रहा हूं ताकि अपन समझते जाएं। मैं फिर से बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं आपको, प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा अगर आपने अपनी पढ़ाई नहीं किए हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, सबसे पहले पहला डाउट है वंश मित्तल का, सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में शेयर सरेंडर होते हैं उसका क्या, शेयर सरेंडर होते हैं उसका क्या। तो नंबर 1 डाउट इज फॉर शेयर सरेंडर, शेयर सरेंडर। तो सर शेयर सरेंडर क्या होता है, वो आपको बोलेगा कि भाई 1 लाख शेयर्स आपको बैलेंस शीट में दिख रहे होंगे 10 रुपए वाले, वो आपको बोलेगा 50% शेयर्स सरेंडर कर दिए, सरेंडर कर दिए। तो आपको पहले एंट्री करनी है इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर अकाउंट, शेयर सरेंडर अकाउंट 50 इक्विटी कैपिटल टू शेयर सरेंडर अकाउंट, ठीक है। तो 50% शेयर सरेंडर कर दिए हमने 50,000 इंटू 5 इंटू 10, सॉरी 5 लाख हो गया, ठीक है। अब वो आपको बोलेगा कि आउट ऑफ दीज 50,000 शेयर्स, ये आपने 50,000 शेयर्स सरेंडर कर दिए, आउट ऑफ दीज 50,000 शेयर्स वो बोलेगा हमने री इशू कर दिए, ठीक है। आउट ऑफ अबाव, आउट ऑफ अबाव वो बोलेगा 10,000 री इशूड, 10,000 री इशूड एज प्रेफरेंस शेयर्स, एज प्रेफरेंस शेयर। तो आप एंट्री कर दोगे शेयर सरेंडर, शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने 10,000, तो 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 10 आपने शेयर सरेंडर री इशू कर दिए। वो बोलेगा कि अगर मान लो मैंने 5 रुपए के हिसाब से इशू किए फेस वैल्यू, तो 5 रुपए मल्टीप्लाई कर देना। चलो मैं जानबूझ के 5 रुपए कर देता हूं, मान लो मैं 5 रुपए करता हूं, तो 10,000 इंटू 5 50,000, 50,000। फिर वो बोलेगा कि ये प्रेफरेंस शेयर इशू करके मैंने क्रेडिटर को दे दिए, क्रेडिटर को दे दिए। तो क्रेडिटर्स मेरे कितने थे, वो बोलेगा कि मेरे क्रेडिटर्स थे 70,000 के, मैंने 70,000 के क्रेडिटर्स को ये शेयर इशू कर दिए। तो क्रेडिटर्स को ये शेयर इशू करने की एंट्री अलग से नहीं होगी, इशू हो गया, उनको अलॉट हो गया, मान लिया जाएगा, एंट्री कर दी जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन 70,000, टू कैपिटल रिडक्शन 70,000। फिर बोलेगा बाकी शेयर सरेंडर कुछ नहीं हो पाए, तो बाकी शेयर सरेंडर देखो 5 लाख था, 5 लाख में से 50,000 गया, बाकी बचा 4.5। अगर वो ऐसे ही कुछ और बोले री इशू करने को, किसी और को देने को, तो वो सब कर कुरा के बाकी शेयर सरेंडर अकाउंट चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन में, एंट्री करोगे शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन, कितना 4.5 लाख। तो शेयर सरेंडर बेटा इस तरीके से होता है, आई मेरी बात समझ में, शेयर सरेंडर इस तरीके से होता है, क्लियर। चलिए वंश भाई अगर आप अवेलेबल हो तो आप मुझे रिप्लाई कर देना, सर प्लीज AS15 अलॉन्ग विथ मास्टर क्वेश्चन। बेटा प्रदीप पटेल मैराथन वीक के अंदर AS15 पूरा करवाया, विथ मास्टर क्वेश्चन करवाया है, देख लेना जाके। वानू सैफ, sir I have studied well but the concepts are so many that I sometimes forget the concept, so please provide any solution for it, how to write answers theory based। सबसे पहले I sometimes forget, ऐसा बेटा ये नॉर्मल फीलिंग्स ही है, जब हम पेपर देते तो सब चीजें याद आ जाती हैं अगर सच में हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग है। अगर आप बोल रहे हो ना कि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है, तो बस आप अपने ऊपर विश्वास रखो। आप ये मत बोलो कि मैं बार बार भूल जाता हूं, ये बोलो ही मत, इसको करने ही मत दो। आपके अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आपको पेपर में याद आ जाएगा, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। हाउ टू राइट आंसर, एएस आंसर थ्योरी बेस्ड, तो एएस के थ्योरी बेस्ड आंसर कैसे लिखने हैं। एएस के थ्योरी बेस्ड आंसर में सबसे पहले आपको रेलेवेंट प्रोविजन लिखना है, रेलेवेंट प्रोविजन लिखना है। फिर उसके बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन का फैक्ट बताना है, फैक्ट्स रिलेटिंग टू क्वेश्चन, रिलेटिंग टू केस, ठीक है। और फिर आपको कंक्लूजन देना है, कंक्लूजन में आपको बताना है कि वो ठीक है कि सही नहीं है, आपको कंक्लूजन देना है। तो आपको इस तरीके से करना है जैसे आप लॉ में लिखते हो, ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर। देखिए बच्चों मैं आपको फिर से बोलना चाह रहा हूं, आप ये सेशन तभी अटेंड करिए
अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है, भले आपको डाउट नहीं, पर आपको लग रहा है कि ठीक है यार थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक में सुनता जाऊंगा क्या क्या है, कैसा कैसा है, सर को सुनता जाऊंगा। बट अगर आप इस इंटेंशन से आए हो कि मैं आपके एक एक बच्चों की यूट्यूब चैट पढ़ूंगा, तो गाइज रियली सॉरी टू से मैं आपकी चैट नहीं पढ़ पाऊंगा इतनी सारी, बिकॉज मैंने आपको दिखा दिया बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं जिन्होंने जेन्युइनली गूगल फॉर्म भरा है और उनके डाउट्स मैं सॉल्व करने आया हूं। तो इस वीडियो में अगर बच्चे लोग कम भी होंगे लाइव में, 5 बच्चे भी लाइव होंगे, तो मुझे नहीं अखरेगा। मुझे अखरेगा तब जब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे। भाइयों बहनों, आप मेरे छोटे भाई बहनों, प्लीज मेरी बात को समझो। आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप चले जाइए अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है, या अगर आप जस्ट रैंडम कुछ पूछने आए हो, अगर आपने अपना डाउट नहीं पूछा है अब मेरे पास गूगल ड्राइव में, गूगल फॉर्म में, तो आप प्लीज चले जाइए, प्लीज 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 चले जाइए। ठीक है, मैं नहीं चाह रहा हूं कि आपका टाइम वेस्ट हो, समझिए बात को। ठीक है, चलो। तो सैफ वानू, उसका योगेश शर्मा, सर कैन यू शेयर राइट अप्रोच टू सॉल्व अमेलगमेशन एंड कंसोलिडेशन क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व देम बट इट टेक्स मी 40 मिनट्स। बेटा मैंने मैराथन वीक में बताया था वैसे तो पूरी तरीके से, बट मैं आपको बताऊं, देखो आपके पूरे अमेलगमेशन एंड कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस में एक होता है वर्किंग नोट और एक होता है बैलेंस शीट। जब आप वर्किंग नोट बनाते हो तो आपको यह पता होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपके वर्किंग नोट कितने बनने वाले हैं। जैसे कंसोलिडेशन की बात करें, आपको पता होना चाहिए कि भाई एओपी बनेगा ही बनेगा, सीओसी बनेगा ही बनेगा, एमआई बनेगा ही बनेगा, रीवैल्यूएशन आया तो बनेगा ही बनेगा, और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व एंड सरप्लस बनेगा ही बनेगा। तो ये 4 से 5 बनेंगे ही बनेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा ही नहीं। आपको पता है मुझे ये 4 किस सीक्वेंस में बनाने। फिर जब बैलेंस शीट पे चलोगे तो आपको क्या करना है, ओल्ड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी, अमेलगमेशन का क्वेश्चन है तो ट्रांसफर री कंपनी, प्लस ऑल जर्नल एंट्री या ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड चीजें आपको उसमें डालनी है। दिस इज द राइट अप्रोच। पहले वर्किंग नोट कर लो फिर बैलेंस शीट बनाओ, दिस इज द राइट अप्रोच। वर्किंग नोट पहले कर लो फिर बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। दिस इज द राइट अप्रोच टू सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस, और कुछ नहीं। अमेलगमेशन की बात करें, आपको पता है कि पीसी की वर्किंग होना तय है। मैक्सिमम से मैक्सिमम पीसी के अलावा और क्या आएगा, छोटा मोटा डिबेंचर होल्डर का वर्किंग आएगा, ठीक है, छोटा मोटा डिबेंचर होल्डर का वर्किंग आएगा, छोटा मोटा अनरियलाइज प्रॉफिट का हल्का फुल्का वर्किंग आएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अमेलगमेशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या जाती है, डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाना बिना जर्नल एंट्री के। तो जो आप पीछे पेपर के पीछे जो 2-3 पेजेस छोड़ोगे, वहां रफ में जर्नल एंट्री करके देख लेना। अगर क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री बोला नहीं है तो रफ में जर्नल एंट्रीज करके लिख लेना, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी, और उन जर्नल एंट्रीज के साथ पुरानी बैलेंस शीट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी को मर्ज कर देना। दिस इज द राइट अप्रोच, ठीक है योगेश शर्मा। चलो उसके बाद डन। उसके बाद अरे बाप रे बाप, 300 बच्चे लाइव हैं। मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, प्लीज आपके डाउट्स गूगल फॉर्म के थ्रू अगर होंगे तो मैं डाउट्स आपके रिजॉल्व करूंगा, आपके डाउट्स रिजॉल्व करूंगा। कुछ बच्चों ने और डाउट्स भर दिए हैं, ठीक है। चलिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस कभी अमेलगमेशन सम में दोनों कंपनी का लेते हैं तो कभी नहीं लेते हैं। कैसे पता चलेगा कौन से सम में लेने का, कौन से सम में नहीं लेने का? तो मैं आपको बताऊं, बच्चा पूछ रहा है सर रिजर्व एंड सरप्लस इन अमेलगमेशन क्वेश्चन कभी दोनों में लेते हैं तो कभी दोनों में नहीं लेते। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, अमेलगमेशन में होता है इन द नेचर ऑफ मर्जर और एक होता है इन द नेचर ऑफ परचेज। बेटा अगर इन द नेचर ऑफ परचेज है तो आप बैलेंस शीट के अंदर जो रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे वो सिर्फ ट्रांसफरी कंपनी के लिखेंगे। हां, स्टैट्यूटरी रिजर्व आप जरूर ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी दोनों का लिखोगे, अलॉन्ग विथ अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व नेगेटिव में। परचेज में सिर्फ ट्रांसफरर का स्टैट्यूटरी रिजर्व लिखोगे। मर्जर में आपको ट्रांसफरर प्लस ट्रांसफरी दोनों के ऑल रिजर्व्स लिखने होते हैं। तो इन द नेचर ऑफ मर्जर में ऑल रिजर्व्स लिखने होते हैं, परचेज में नहीं, ठीक है।
ठीक है, आई बात समझ में? बच्चों मैं आपको बताऊं, आज एफआर का पेपर हुआ, आज एफआर का पेपर हुआ। आपके लिए ना ये सुनने वाली बात है, ठीक है? जो बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, एग्जाम है आपका अगले दिन, आपके लिए सुनने वाली बात है। आज एफआर का पेपर हुआ, बहुत सारे बच्चों के फीडबैक आए। मैक्सिमम बच्चों ने ये बोला कि सर पेपर तो इजी था पर सर लेंदी था। आप मुझे सब बताइए, चैट पर आप मुझे सब बताइए, एडवांस अकाउंट्स का पेपर आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? एडवांस अकाउंट्स का पेपर क्या होने वाला है? मैं आपको लिख के दे रहा हूं, एडवांस अकाउंट्स का पेपर लेंदी होगा ही होगा। 100% बोल रहा हूं, एडवांस अकाउंट्स का पेपर लेंदी होगा ही होगा। मान के चलो आप, आज का पेपर भी लेंदी था, ठीक है? बच्चों ने मुझे, कुछ बच्चों ने बोला सर पेपर एग्जाम के ना एक दिन पहले पता नहीं क्यों पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा लगता है कि मैं सब भूल गया हूं। सिर्फ और सिर्फ चिंता सताती है कि यार सर पता नहीं मैंने ये वाला टॉपिक नहीं किया, मैंने ये वाला टॉपिक नहीं किया, पता नहीं क्या होगा। सीरियसली बोल रहा हूं, आज 2-3 बच्चों ने मुझे कंफर्म किया पेपर होने के बाद कि सर हम बेवकूफ थे, पेपर इतना इजी आया था, बस लेंदी आता था, पेपर इतना इजी आया था कि अगर हम ये फालतू का ये नहीं करते ना, सोचते और एक दिन पहले ये बोल देते कि नहीं 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 नहीं, नहीं बस 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 जो हो गया सो हो गया, मुझे पढ़ना है मुझे पढ़ना है, सर हम 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करके आते। मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? डोंट थिंक अबाउट वॉट पोर्शन यू हैव लेफ्ट। नहीं होगा अभी कुछ भी। थिंक अबाउट वॉट यू हैव डन टिल नाउ, उसी को बार बार लगाओ। अभी तक आपने अगर आरटीपी नहीं देखा, आरटीपी देख लो, एमटीपी नहीं देखा, एमटीपी देख लो, किसी के सहारे मत लो, खुद से जल्दी कवर अप कर लो, जो नया क्वेश्चन दिखे कर लो। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, अभी मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, दूं एक हिंट। सितंबर की आरटीपी और जनवरी की आरटीपी में कुछ यूनिक क्वेश्चंस हैं। वो यूनिक क्वेश्चंस मैंने 19 क्वेश्चन निकाले हैं और मैंने वो अपने जो ऑल इन वन फोल्डर है मैंने उसमें भी डाल दिए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, उसमें भी डाल दिए हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है, अगर कुछ और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अभी घंटा भर वो कर लो, अभी घंटा भर वो कर लो। ये देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये सेकंड नंबर, ऑल यूनिक क्वेश्चंस ऑफ आरटीपी। सितंबर और जनवरी की आरटीपी में कुछ यूनिक क्वेश्चंस है, मैं आपको बता रहा हूं, आप करके जाओ। सितंबर और जनवरी की आरटीपी में मैं आपको बोल रहा हूं, पक्का पक्का करके जाओ, आप और कॉन्फिडेंट हो जाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसमें से आएगा ही आएगा, कॉन्फिडेंस इज द की। प्लीज मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आज जब मुझे एफआर वाले बच्चों ने बोला ना सर पेपर बहुत इजी आया था, और सर पेपर आपके 167 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे आपने उनमें से ही आया था, मैंने आपको भी 183 दिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 183 में से आएगा, मैं ये बोल रहा हूं कि 183 क्वेश्चन प्लस जो मैंने मास्टर क्वेश्चन करवाए हैं, आपको इतना हेल्प होने वाला है, इतना हेल्प होने वाला है कि पेपर उसके इर्द गिर्द ही बनेगा। आज के एफआर के पेपर में जो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आया था वो लगभग लगभग हमारे क्लास में रेगुलर बैच में करवाया हुआ मास्टर क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन आया था, लगभग लगभग मास्टर क्वेश्चन जैसा आया था। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि जो आपके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस दे चुका हूं, मस्ट डू क्वेश्चंस दे चुका हूं, मास्टर क्वेश्चन दे चुका हूं, आपको कुछ और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, दिमाग खराब हो गया है, इनको ओवरव्यू कर लो, मास्टर क्वेश्चंस को ओवरव्यू कर लो, मस्ट डू क्वेश्चंस को ओवरव्यू कर लो। एमटीपी पे जो आई है, अच्छा इस बार की मई 25 की एमटीपी अच्छी नहीं है, कुछ नहीं है खास, सॉरी आरटीपी कुछ खास नहीं है, पर जो एमटीपीज आई है, सच बताऊं मैंने एमटीपीज नहीं देखी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने एमटीपीज नहीं देखी। इस बार की एमटीपीज जो आई है एक बार वो ओवरव्यू कर लो। बेटा प्लीज अपना टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है? बार बार बच्चे बोल रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 21, AS21, AS23, AS27 का कंबाइंड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मुझे नहीं लग रहा है, कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है, रेयर चांसेस है, ठीक है? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो श्रुति आपका पॉइंट हो गया रिजर्व एंड सरप्लस का। कुणाल व्यास, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो, ऑल वर्किंग नोट्स इन फॉर्म ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बेटा आपका मैं क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं समझ पाया कुणाल, बट आई थिंक आप ये पूछ रहे हो कि कैश फ्लो में इनडायरेक्ट मेथड में मैं सारे वर्किंग नोट अकाउंट फॉर्म में बनाऊं कि स्टेप फॉर्म में बनाऊं। आप किसी भी फॉर्म में बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से वर्किंग नोट मोस्टली बनते हैं
बेटा असेट का तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि असेट के रिलेशन में आपका असेट बेचना, असेट खरीदना कुछ आएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बनेगा उससे रिलेटेड, क्योंकि डेप्रिसिएशन का आएगा। इनकम टैक्स का वर्किंग नोट बन सकता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का वर्किंग नोट बन सकता है। तो ये 3-4 वर्किंग नोट तो मिनिमम बनेंगे। अब आप उसको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाओ चाहे अकाउंट फॉर्म में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है, आपको किसी को फॉर्मेट याद है? आपको फॉर्मेट पता है किसी को इनडायरेक्ट मेथड का? कि मैं आपको अभी अवेलेबल करवा दूं। इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट आप लोगों को चाहिए, अवेलेबल करवा दूं, या फिर आपको पता है? एक तो मैंने जो आपको वो करवाया था, मास्टर प्रॉब्लम करवाया था, उसके पूरे फॉर्मेट में दुनिया भर की चीजें आ गई थी, दुनिया भर की चीजें। मेरा मास्टर प्रॉब्लम कैश फ्लो का कर लोगे तो उसके फॉर्मेट में सब कुछ आ गया था, ठीक है, सब कुछ आ गया था। तो वो आप फॉर्मेट एक बार देख के जाना, आपको कुछ और देख के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो फॉर्मेट देख के जाना, आपको और कोई फॉर्मेट देख के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है, ठीक है, डन, क्लियर। तो बस ये ध्यान रखना, इसको देख के जाना, इसको बहुत अच्छे से देख के जाना। चलो नेक्स्ट इज कुणाल व्यास के बाद खुशी गोयल। फॉर मैक्सिमम परमिसिबल, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, फॉर मैक्सिमम परमिसिबल डिविडेंड कैलकुलेशन इन सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट वी सेट ऑफ लॉसेज ऑफ करंट ईयर after withdrawing amount of 10% from such withdrawal. You said that you have to set off losses first and then calculate 10%. Maybe it's a confusion. सुनो, जो सेकंड कंडीशन है, जो सेकंड कंडीशन है डिविडेंड वाली, मैक्सिमम परमिशेबल डिविडेंड, मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें से आपको इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस लॉसेस करके 10% करना है। इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस करंट ईयर लॉसेस, उस जो आएगा उसका 10% करना है बेटा, जो आएगा उसका 10% करना है। समझे मेरी बात? इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है आपने वैसे तो ये पॉइंट आपने जो पूछा है, ये पूछा है आपने मैक्सिमम विड्रॉवल का, मैक्सिमम विड्रॉवल फॉर डिविडेंड, फॉर डिविडेंड। तो जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है वो है आपकी 10% ऑफ इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस करंट ईयर लॉसेस इफ एनी। अगर करंट ईयर प्रॉफिट है तो प्लस मत करना, उसका 10% करना है, ठीक है बेटा। खुशी व्यास, सॉरी खुशी गोयल, खुशी गोयल। चलो उसके बाद निधि चौहान, सर प्लीज एक बार बता दो ये वाला कंसेप्ट, कंसोलिडेशन में हमें कैसे पता चलेगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल विथ बोनस है कि विदाउट बोनस है, एंड डिविडेंड अगर प्री एक्विजिशन हो तो इक्विटी कैपिटल विदाउट बोनस पे कैलकुलेट होगा क्या, या फिर दोनों के लिए होगा, ये बता दीजिए। चलो ठीक है, सबसे पहले आपने मुझसे पूछा है कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन में बोनस, बोनस। तो सर जो इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है बैलेंस शीट में वो विथ बोनस है कि विदाउट बोनस है? ठीक है, तो बोनस की मतलब एंट्री पास हो चुकी है, एंट्री पास्ड। अगर इफ एंट्री पास्ड है तो जो बैलेंस शीट में आपको इक्विटी कैपिटल दिया है वो डेफिनेटली विथ बोनस है। और अगर इफ एंट्री नॉट पास्ड है, एंट्री नॉट पास्ड है, एंट्री नॉट पास्ड है, तो बैलेंस शीट के अंदर जो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है वो विदाउट बोनस है, वो विदाउट बोनस है। अब आपका सवाल होगा कि सर कैसे पता चलेगा कि एंट्री पास हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? सर ये कैसे पता चलेगा एंट्री पास हो? ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन में वो आपको देगा कि एंट्री पास हुई है या फिर नहीं हुई है। बट अगर मान लो वो किसी वजह से नहीं दे रहा है तो मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूं। इमेजिन अ सिचुएशन जहां यहां इक्विटी कैपिटल है 10 रुपए के हिसाब से और ये है आपका 15 लाख, ये आपका 15 लाख। तो आप खुद ही बताइए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा? 1.5 लाख। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा? 1.5 लाख। अब मान लो नीचे यहां पर दिया हुआ है होल्डिंग हैज परचेज्ड, 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 होल्डिंग हैज परचेज 60,000 इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि बोनस की एंट्री हुई है कि नहीं। अब आप मुझे बताइए, जब आप 60,000 को 150 से डिवाइड करोगे, आप परसेंटेज निकालो, 60 डिवाइड बाय 150 इंटू 100,
तो क्या आ रहा है 60 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, बेटा 40% आ रहा है। पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये परसेंटेज गलत है। 40% पे कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या हुआ भाई, परचेज में तो शामिल नहीं होगा, परचेज वर्ड लिखा है मतलब शामिल नहीं होगा। इसका मतलब पक्का पक्का है कि बोनस की एंट्री हो चुकी है, एंट्री पास्ड। क्योंकि अगर एंट्री पास हो चुकी है तो इसका मतलब ये विथ बोनस है, और जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो विदाउट बोनस है, तभी मेरा परसेंटेज गलत आ रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए जो न्यूमरेटर आपका होना चाहिए, मतलब शेयर्स, शेयर्स हेल्ड बाय एच और डिवाइड बाय टोटल शेयर्स, टोटल शेयर्स ऑफ एस, या तो दोनों विदाउट विदाउट बोनस हो या तो दोनों विथ बोनस हो। जैसे ही मैंने लिखा 60/150, मेरा परसेंटेज गलत आ गया, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि ये एंट्री पास हो चुकी होगी, इसलिए परसेंटेज बहुत कम आ रहा है। पक्की बात है बोनस की एंट्री पास हो चुकी होगी, बस दैट्स इट। दिस इज द पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि ये परसेंटेज से भी पता किया जा सकता है, अगर एंट्री पास हुई है कि नहीं हुई है ऐसा नहीं बताया गया है तो। कुछ आया समझ में? पर यहीं पर अब आप मेरी बात को समझो, यहीं पर अगर लिखा होता होल्डिंग लिमिटेड है, होल्डिंग लिमिटेड होल्ड्स 60,000 इक्विटी शेयर्स, तो होल्ड्स का मतलब होता है परचेज करने के बाद उसको जो बोनस मिल गए वो सब मिला मुलू के, वो सब मिला मुलू के। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? डन। दूसरी बात, ये तो हो गया आपका। दूसरी बात, अब आप बोल रहे हो सर आपने ही पूछा है, निधि बेटा आपने ही पूछा है। अच्छा, जिन जिन बच्चों को डाउट सॉल्व होते जा रहे हैं वो बच्चे प्लीज मुझे बाद में फीडबैक जरूर दीजिएगा, या तो कमेंट करके थैंक यू बोल दीजिएगा। ठीक है, पता तो चले कि वो बच्चे अवेलेबल हैं कि नहीं है। सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड, सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड, एक सेकेंड ना, हाँ बोनस, ठीक है। अभी बात करते हैं सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड। सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड का क्या करना है सर, बहुत उलझाता है। तो सर बेटा प्री एक्विजिशन डिविडेंड का कुछ भी ना बोला जाए, इफ क्वेश्चन सेज नथिंग, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, तो ऑलवेज अज्यूम दैट होल्डिंग हैज wrongly credited it to P&L। होल्डिंग ने P&L में गलती से क्रेडिट कर लिया है। अब आपको इसके दो हिस्से करने, एक सीओसी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट में से प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस करोगे, प्री एक्विजिशन शेयर ऑफ डिविडेंड माइनस करोगे, और दूसरा आप कंसोलिडेटेड P&L में आप यहां पर भी रेक्टिफिकेशन करोगे, रेक्टिफिकेशन करोगे ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया तो मान लोगे कि होल्डिंग कंपनी ने गलती से डिविडेंड जो होगा वो P&L में डाल दिया होगा, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? एक और बात, सर जो डिविडेंड है वो किस पे कैलकुलेट होगा, बिफोर बोनस के इक्विटी कैपिटल पे, आफ्टर बोनस के इक्विटी कैपिटल? बेटा प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो कैलकुलेट होगा वो ऑलवेज कैलकुलेट होगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड shall always calculated on equity capital before bonus, before bonus। ठीक है, इक्विटी कैपिटल बिफोर बोनस। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। ईशान, सर मुझे अमेलगमेशन में डाउट है, इसमें हम 3 एंट्री करते वक्त, थर्ड एंट्री करते वक्त प्रेफरेंस शेयर्स का प्रीमियम हम सिक्योरिटी प्रीमियम में इंक्लूड करते हैं कि नहीं इन बोथ मेथड। मैंने क्वेश्चन करे हैं और उसमें किसी किसी में प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम में इंक्लूड किया है और किसी में नहीं किया। बेटा ऐसा नहीं होता, नहीं नहीं नहीं, तुम उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें गड़बड़ हो रही है। तुम बोल रहे हो कि अमेलगमेशन में जब सर मैं लिक्विडेटर वाली एंट्री पास करता हूं, लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल टू प्रेफरेंस कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सर प्रेफरेंस कैपिटल का प्रीमियम इसमें आएगा कि नहीं आएगा? बेटा ये तो डिपेंड करता है कि प्रेफरेंस शेयर इशू किस पे किए गए, एट पार पे कि एट प्रीमियम पे। तो अगर मान लो वो बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर shall be discharged
at 20% premium by issue of new preference share at par या न्यू प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। मान लो इन लोगों के हैं 6 लाख, तो सर इसका मतलब क्या है? बेटा 6 लाख वालों को मैं 20% एक्स्ट्रा दे रहा हूं, मतलब मैं दे रहा हूं 7,20,000। ठीक है, मैं 7,20,000 के न्यू प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूं, पर कैसे इशू कर रहा हूं? कैसे इशू कर रहा हूं? इशू ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। 100 ईच लिखा है, मतलब हर एक शेयर 100 रुपए का होगा, मतलब यहां पूरा का पूरा 7,20 आएगा, यहां प्रीमियम नहीं आएगा। ये प्रीमियम कब आता? ये प्रीमियम तब आता जब लिखा होता कि ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम, मतलब इनको 6 लाख प्लस 20% प्रीमियम करके 720, और 720 नए शेयर में दूंगा 110 रुपए में, ये तब प्रीमियम आता बेटा। ठीक है, पर मोस्टली ऐसा होता नहीं है। आपको यह देखना है कि जो नया शेयर इशू हो रहा है उसके अगल बगल नए शेयर के अगल बगल में प्रीमियम वर्ड है कि नहीं। नहीं है तो मतलब वो जो विथ प्रीमियम है वो एक्स्ट्रा एडिशनल शेयर्स दे रहे हैं हम उनको कुल मिला के, ऐसा। ठीक है, समझ गए ईशान? प्रिंस, आईसीआई एडेड न्यू क्वेश्चन चांद लिमिटेड इन मॉड्यूल, प्लीज को करा दो एक बार। बेटा वो चांद लिमिटेड कोई आईसीआई का नया क्वेश्चन नहीं है। आईसीआई का वो जो चांद लिमिटेड का क्वेश्चन है वो पुराना क्वेश्चन है, वो पीएनडल वाला क्वेश्चन है। चांद लिमिटेड वाला वो कंसोलिडेटेड पीएनडल वाला क्वेश्चन है जो आप चांद लिमिटेड की बात कर रहे हो। आपने इसमें चैप्टर का नाम नहीं बताया, पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ही बात कर रहे हो आप। चांद लिमिटेड शायद वो पुराना है, वो पीएनडल के ऊपर है। जैसे नॉर्मल बाकी के पीएनडल के क्वेश्चन होते हैं वैसे ही होगा, डोंट वरी। ठीक है, हर्ष गुप्ता, in finance lease we make interest schedule and there are two formats for that. One when we pay at the end of the year and one we pay at the beginning of the year. The interest schedule which we make at with the payment of the year we deduct DP. Why we should not include DP in the opening balance and follow one format only? DP also we can treat payment at the beginning of the year but amount will change. कर सकते हो हर्ष, मैं ये आपका स्पेसिफिक डाउट है हर्ष, आप कर सकते हो, पर इंटरेस्ट निकालते वक्त आपको डीपी माइनस करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस में से, बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं। हिमांशु सर, जो जनवरी 25 का AS 15 का क्वेश्चन था उसमें अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट नहीं समझ आ रहा, और अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट, अमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट और कर्टेलमेंट का ट्रीटमेंट समझा दो। तो बेटा मैंने जनवरी 25 वाला क्वेश्चन अपने इस मैराथन वीक में करवाया था। अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट, मैं आपको सबको फिर से बता दूं कि एक्चुअली जब वो लोग पूछते हैं आपसे बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन, आपको इतनी सी बेसिक बात समझनी पड़ेगी कि बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए वो आपको पूछते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझो, एक होता है आपका डीबीओ लाइबिलिटी और वो आपकी क्रेडिट बैलेंस होती है, मान लो 5,000 लाख। एक होता है आपका प्लान असेट, उसका डेबिट बैलेंस होता है मान लो 4,200 लाख। और बेटा एक होता है यूपीएससी, अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट। बेटा इसका भी डेबिट बैलेंस होता है, बिकॉज इसका नाम ही क्या है, अनअमोटाइज। अनअमोटाइज मतलब जो पीएनएल में अभी तक नहीं गया, जो बैलेंस शीट के असेट साइड में होना चाहिए, डेबिट बैलेंस है, और वो होता है आपका मान लो 200 रुपए। तो बेटा है क्या कि ये एक क्रेडिट बैलेंस है, ये दोनों डेबिट बैलेंस है। लॉजिकली आप बैलेंस शीट में इसको यहां पर दिखाओगे और इन दोनों को यहां दिखाओगे, 4,200 और 200। पर AS 15 बोलता है कि नहीं, ऐसे मत दिखाओ। AS 15 बोलता है कि जब आप ये दिखाओगे तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर आप DBO 5,000 माइनस प्लान असेट 4,200 माइनस अनरिकॉग्नाइज पास सर्विस कॉस्ट 200, ऐसे करके दिखाओ। अब तुम ऐसे दिखाओ, कान ऐसे पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो, नहीं कान ऐसे पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो, एक ही बात है। तो वो ऐसे करने को बोलता है। कुल मिला के ऐसा फंडा है जिसमें आपका 600 का दिखता है, आपका यहां पर भी 600 का ही इफेक्ट दिख रहा है। भाइयों बहनों, बस वो प्रेजेंटेशन की बात है और कुछ नहीं, तो आपको ऐसे दिखाना पड़ता है। ठीक है, बोलो बेटा।
मैं सिर्फ फॉर्म वाले डाउट ले रहा हूं, मैं गूगल फॉर्म वाले डाउट ले रहा हूं बच्चों, रियली सॉरी, मैं गूगल फॉर्म वाले ही डाउट ले रहा हूं, मैं गूगल फॉर्म वाले डाउट ले रहा हूं। बच्चों ने गूगल फॉर्म में डाउट भर दिए हैं अब देखो लास्ट मोमेंट पे सब डाउट भर रहे हैं, ठीक है। एनीवेज, तो ये हो गया बेटा हिमांशु आपका डाउट। उसके बाद AS15 प्लान एसेट का अकाउंट बनाकर उसका सोल्यूशन दिखा सकते हैं क्या, फिर ICI जैसा प्रेजेंट करे। बेटा प्लान एसेट के अकाउंट में क्या क्या आता है, प्लान एसेट के अकाउंट में क्या, अच्छा ये वाली जो क्वेरी थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी थी, तो इंपॉर्टेंट वालों को मैं हाईलाइट कर देता हूं। हाँ सर प्लान असेट का अकाउंट बना के दिखाओ। तो प्लान असेट के अकाउंट में सबसे पहले आपका आता है ओपनिंग बैलेंस, प्लान असेट में आता है आपका, आपने अगर कोई कंट्रीब्यूशन पे किया है टू बैंक, अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन पे किया है, बाय बैंक अगर आपने कोई विड्रॉवल किया है फॉर बेनिफिट्स, विड्रॉवल टू पे बेनिफिट्स, बेनिफिट्स पे करने के लिए कोई विड्रॉवल। फिर आता है आपका यहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपको लिटरली निकालना पड़ता है, ठीक है। यहां आपका क्लोजिंग बैलेंस आता है फेयर वैल्यू पे, ठीक है। और इस अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो आता है या तो एक्चुअल गेन या तो आता है एक्चुअल लॉस, ये बैलेंसिंग फिगर आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और फिर वो आपसे बोलेगा कि इसको और इसको ऐड करके बताओ या इसको और इसको लेस करके बताओ, या तो ये होगा या तो ये हो गया, तो इन दोनों को ऐड या तो फिर इनको नेट ऑफ करेंगे तो आएगा आपका एक्चुअल रिटर्न। तो ये आता है आपके प्लान एसेट में, ठीक है। कुशल शर्मा, कुशल शर्मा, ठीक है। 14 के बाद 15, सर एक कंसोलिडेशन का डाउट है, डिविडेंड एडजस्टमेंट का डाउट भी नहीं, जस्ट कंसेप्ट क्लियर करना है, बहुत प्रॉब्लम जा रही थी। डिविडेंड अगर ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर किया मतलब लास्ट ईयर का डिविडेंड तो प्री से डिडक्ट होगा, यस आयुष। ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट डिक्लेयर किया मतलब करंट ईयर का डिविडेंड तो प्री पोस्ट अकॉर्डिंग टू प्री पोस्ट पीरियड डिडक्ट करना है। लेकिन इन केस इंटरिम डिविडेंड दिया हो तो स्टार्ट ऑफ ईयर टू डेट ऑफ एक्विजिशन तक प्री एंड डेट ऑफ एक्विजिशन से अप टू डेट ऑफ डिविडेंड तक पोस्ट में से डिडक्ट करना है ना, मतलब अप टू डेट ऑफ डिविडेंड का टाइम वेट लेना होगा। यस 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 भाई आयुष तेरे को सब आता है, तूने सही तो लिखा है बेटा, एम आई राइट? यस आपने लास्ट में लिखा है एम आई राइट, 100% राइट आयुष, 100% राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सत्यम चौधरी, अंडर AS13 ब्रोकरेज कम प्राइस पे लगेगी या एक्स प्राइस पे? बहुत एक्चुअली में तुमने सही पॉइंट पूछा है। AS13 में ब्रोकरेज किस पे लगेगी? यस ये एक डाउटफुल पॉइंट है कि ब्रोकरेज कम प्राइस पे लगेगा कि एक्स प्राइस पे लगेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है तो कम प्राइस पे लगेगा कि एक्स प्राइस पे लगेगा। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन अभी ढूंढने में टाइम लग जाएगा, पर मैं आपको अभी बता रहा हूं एक क्वेश्चन से क्या हिंट मुझे मिली थी जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है, जहां वो बोल रहा है, मान लो 15 फिर 17 फिर 18, वो बोल रहा है परचेज्ड 5000 एट 99 एक्स इंटरेस्ट, फिर वो बोल रहा है परचेज 2000 एट 101 कम इंटरेस्ट, और नीचे यहां पर फिर से परचेज 1000 एट 98 एक्स इंटरेस्ट, बस ऐसा दे रहा है। और वो बोल रहा है ब्रोकरेज 1%, ब्रोकरेज 1%। अब बताया नहीं है 1% किसका, तो वो क्वेश्चन में मुझे ये पता है आईसीआई ने क्या किया था, जो सामने दिया हुआ है 1% उसी का, मतलब अगर 1% ऑफ 99 सामने एक्स इंटरेस्ट है ना, तो इस ट्रांजैक्शन के ऊपर एक्स इंटरेस्ट पे लगेगा। फिर इस ट्रांजैक्शन के ऊपर सामने क्या लिखा है, कम, तो 1% ऑफ 101 कम पे लगेगा। ऐसा ही हो रहा है भाई, मैं आपको ये बता रहा हूं, आईसीएआई का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसको ध्यान में रखते हुए।
तो अगर ब्रोकरेज 1% है, बताया नहीं है कि एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है, किस पे लगेगा, तो जो भी सामने प्राइस दिख रहा है अगर एक्स इंटरेस्ट है तो भी उस पे, अगर कम इंटरेस्ट है तो भी उस पे। ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगेगा बट ऐसा हुआ है तो आपको ऐसा करना है। ठीक है, चलिए, ये था सत्यम चौधरी। मानसी, सर अमाइल कमीशन में नाटो करते हुए इंटर कंपनी ओइंग्स का क्या ट्रीटमेंट? नाटो में समझा नहीं बेटा, आपके किसी फैकल्टी ने आपको नाटो कुछ बोला होगा, मैं एनएटीओ नहीं समझ पाया बेटा। ओइंग्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, किधर किधर नाटो कैलकुलेशन करते हुए? बेटा ये नाटो क्या होता है? ये नाटो बेटा क्या होता है? आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, मैंने कभी अपने लेक्चर्स में नाटो वर्ड यूज नहीं किया है। नाटो करते हुए कंसिडर किया है पर कहीं पर नहीं किया है। व्हाट इज नाटो? नेट असेट मेथड, नेट असेट, नेट असेट टेकन ओवर। ओ माय गॉड भाई साहब, तुम लोग जेनजीज, ओ माय गॉड जेनजीज। चलो, नाटो। सर अमाइल कमीशन में नेट असेट मेथड टेक ओवर करते हुए इंटर कंपनी ओइंग्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, किधर किधर नेट असेट टेकन ओवर करते हुए कंसीडर किया है, कहीं पर नहीं? बेटा सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है। नाटो करते हुए सुनो, नेट असेट टेकन ओवर जब तुम कैलकुलेशन करते हो, पीसी के अंडर कैलकुलेशन करते हो, तुम्हें इंटर कंपनी एडजस्टमेंट्स को कंसीडर नहीं करना है। मैं बता दूं, इंटर कंपनी एडजस्टमेंट्स, इंटर कंपनी एडजस्टमेंट्स जो अमेलगमेशन में आएगा, सिर्फ उसका दो जगह एडजस्टमेंट आएगा, एक जर्नल एंट्री के अंदर और एक डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर, और कहीं नहीं आएगा। मतलब वो जो सेकंड एंट्री है, जो सेकंड एंट्री करते हैं नाटो की, असेट्स टेकन ओवर लाइबिलिटी, उसमें कुछ नहीं। सेकंड एंट्री में इंटर कंपनी एडजस्टमेंट नहीं, सेपरेट जर्नल एंट्री में आएगा पेबल टू रिसीवेबल, पेबल टू रिसीवेबल, पेबल टू रिसीवेबल, बस। और एक बैलेंस शीट में अंदर आएगा, बैलेंस शीट के अंदर आएगा आपके क्रेडिटर्स में से और डेटर्स में से नाटो। मैंने कभी ये वर्ड यूज नहीं किया नाटो, तो आप लोगों ने किया होगा या ऐसा कुछ भी होगा। ओ माय गॉड भाई अंशुल, अच्छा ओके ओके, तुम्हारे कुछ फैकल्टीज को नाटो बोलते होंगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलेगा 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 चलेगा। न्यूली एडेड क्वेश्चन भले मत करो संजना, न्यूली एडेड क्वेश्चन मत करो, न्यूली एडेड क्वेश्चन में कोई ज्यादा दम नहीं है, कुछ मत करो, डोंट वरी। ठीक है सर, कहां से कमेंट पढ़ रहे हैं? चलो मैं वापस से दिखा देता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने गूगल फॉर्म भरवाया था, ठीक है, पता नहीं तुम लोगों को कितना दिख रहा है, मैंने गूगल फॉर्म भरवाया था। उस गूगल फॉर्म के जो जितने भी रिप्लाई आए हैं, मैं उसमें से डाउट पढ़ रहा हूं, वो मैं उन डाउट्स को प्रायोरिटी दे रहा हूं। नाटो 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 नाटो। चलो नेक्स्ट, हिमांशु सर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ मास्टर प्रॉब्लम AS20। अरे भाई तुमने कोई इमेज भी नहीं डाली, इमेज तो अपलोड करनी चाहिए थी, मैंने ऑप्शन दिया था, मैं कहां से ढूंढूंगा, सॉरी हिमांशु। विदित गुप्ता सर AS21 में कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड रिजर्व्स की वर्किंग वही फॉर्मेट में होती है या ऐसे जनरल, इस जनरल एस शोन इन फोटो भी कर सकते हैं, इससे वर्किंग नोट में दिया दे या नोट्स टू अकाउंट्स में शोन इन फोटो। चलो रुको, मैं आपका फोटो देख लेता हूं, आप कौन सा विदित फोटो की बात कर रहे हो। हाँ विदित आप कर सकते हो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दिस वर्सेस दिस, बेटा दोनों अलाउड है, पर जो पहला वाला फॉर्मेट है विदित आपका, P&L अलग, जनरल रिजर्व अलग, कैपिटल रिजर्व अलग, वो ज्यादा बेटर होगा, वो ज्यादा बेटर होगा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बात करते हैं सुशांत की, सुशांत के 2-3 डाउट्स हैं। सर फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर्मेट कैन वी प्रेजेंट इन 2 साइड्स पैरेलली, लाइक 1 लेफ्ट साइड डेबिट साइड एंड 1 राइट साइड क्रेडिट साइड, मतलब 2 पेजेस की बात कर रहे हो? आई थिंक यस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट साइड के पेज को डेबिट साइड, राइट साइड के पेज को क्रेडिट साइड, आई थिंक यस, उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए।
बट मैं पता नहीं क्यों, मतलब मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी चीज नयापन मत करो जिससे इंस्टीट्यूट को गुस्सा आ जाए, या कुछ लगे कि पता नहीं ये हिंट तो नहीं है, ये कोई हिंट तो नहीं देना चाह रहा चेकर को, चेकर को ये किसी प्रकार की हिंट तो नहीं देना चाह रहा, तो भाई थोड़ा मुझे डर लगता है। इज देयर एनी सिक्योरिटी प्रीमियम इन सब्सिडरी कंपनी, शुड वी टेक इट इन एओपी? ऑलमोस्ट नो, बट अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर मान लो सर सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पी एंड एल तो सर ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, कैपिटल रिजर्व भी ठीक है, मान लो सर सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, सर क्या करेंगे बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम को पूरा का पूरा तुम प्री कॉलम में डाल देना, प्री कॉलम में डाल देना, सिक्योरिटी प्रीमियम को तुम पूरा का पूरा प्री कॉलम में डाल देना, ठीक है, डन। सुशांत, इफ एनी प्रोविजन इज फॉलोड बाय सब्सिडरी कंपनी which is not followed by holding, what we should do in AOP? Okay, what we should do in AOP? क्या डाउट पूछा है सुशांत? अगर सब्सिडरी कंपनी मान लो कोई प्रोविजन बना के बैठी है पर होल्डिंग कंपनी उसका प्रोविजन नहीं करती तो क्या करोगे? तो बेटा प्री पोस्ट प्रोविजन बनाया होगा सब्सिडरी कंपनी ने तो नेट प्रॉफिट गिर गए होंगे, अब आप क्या करोगे? अब आप उसका एड बैक यहां पर रेक्टिफिकेशन करोगे, आप उसके प्रॉफिट का यहां पर रेक्टिफिकेशन करोगे। मतलब जो मैंने बताया ना कि टाइम एडजस्टमेंट से पहले 3 एडजस्टमेंट होते हैं, एबीडी के साथ साथ एक ये रेक्टिफिकेशन होगा। मतलब आप सब्सिडरी कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट रेक्टिफाई करोगे होल्डिंग के अकॉर्डिंग। होल्डिंग बोल रहा है कि नहीं उसने प्रोविजन बनाया था, हम मानते हैं कि प्रोविजन नहीं होना चाहिए, तो प्रोविजन को रिवर्स करो, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आपको टाइम एडजस्टमेंट से पहले का पोस्ट एक्विजिशन कॉलम का प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। डिपेंड करता है बढ़ाना की घटाना है, वो डिपेंड करता है कि वो इनकम हटा रहे हो कि एक्सपेंस हटा रहे हो, ठीक है। सुशांत वेरी गुड, बहुत अच्छा डाउट पूछा आपने। ख्याति प्रकाश, ख्याति प्रकाश, कैलकुलेशन ऑफ एक्स एंड इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट इन डिवेंचर कैलकुलेशन AS 13 इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ख्याति बोल रही है कि सर वो जो कैलकुलेशन है एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन है वो समझा दो। ख्याति, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऐसा होता है कि मान लो 99 रुपीज का एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है ना, एंड परचेज्ड ऑन 1 जून बोला है, ठीक है, और लास्ट टाइम आपको देखना है इंटरेस्ट कब मिला। आप इसमें क्या किया करो, आप एक टाइमलाइन बना लिया करो। ये हो गई 1 अप्रैल, ये हो गई 1 जून, ठीक है, ये हो गई 30 सितंबर, ये हो गई 31 मार्च। मान लो लास्ट टाइम इंटरेस्ट यहां मिला था और आपने ट्रांजैक्शन यहां किया है परचेज का एट 99, ये किया है एक्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन। मान लो इंटरेस्ट रेट है 12% का, तो आप बोलोगे कि सर यहां हमने ट्रांजेक्शन किया तो इससे पहले के 2 महीने इंटरेस्ट लास्ट टाइम कब मिला था, तो इंटरेस्ट पहले के 2 महीने, तो 12% के हिसाब से 2 रुपए का इंटरेस्ट बनता है, तो यहां पर 2 रुपए का इंटरेस्ट ऐड होगा, 101 आ जाएगा कम इंटरेस्ट। तो एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऐड होगा, कम इंटरेस्ट अगर होता तो इंटरेस्ट लेस होता। कुल मिला के जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है वहां से पीछे जाके देखना है कि लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला, तो उतने महीने का इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है, डन। लकी, अच्छा चलो इसमें कुछ बच्चों के देख लेते हैं। AS4 के हिसाब से गोइंग कंसर्न के टाइम हमें एडजस्टमेंट करना है ना, इवन इफ नॉट एडजस्टिंग? यस, मान्या पाठक, गोइंग कंसर्न अगर अफेक्ट हुआ है तो चाहे नॉन एडजस्टिंग इवेंट ही क्यों ना हो, आपको उसका एडजस्टमेंट करना है। सर प्री पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड की पोस्टिंग बता दीजिए इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के लिए, प्री पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड की पोस्टिंग बता दीजिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए। कंसेप्ट याद है प्री पोस्ट का, बस पोस्टिंग भूल जाता हूं। तो आप सबसे पहले एओपी में डिविडेंड को ऐड बैक करोगे, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, टाइम एडजस्टमेंट से पहले ऐड बैक करोगे। फिर टाइम एडजस्टमेंट होने के बाद अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो प्री कॉलम में से लेस करोगे, पोस्ट वाले पीरियड का पोस्ट वाले कॉलम में से लेस करोगे। फिर जब आप सीओसी बनाओगे तो इन्वेस्टमेंट से प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव जो होल्डिंग को हुआ होगा उसको माइनस कर दोगे होल्डिंग का शेयर, और पीएनएल कंसोलिडेटेड पीएनएल में आप वहां से भी उसको माइनस कर दोगे जो भी होल्डिंग का शेयर होगा प्री एक्विजिशन वाला, बस उतना करना है। भावेश, सर अगर कंसोलिडेशन में सब्सिडरी की बुक्स में प्रेफरेंशियल कैपिटल है तो उसका क्या एडजस्टमेंट होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि सर कंसोलिडेशन में सब्सिडरी कंपनी का प्रेफरेंशियल कैपिटल का क्या होगा।
तो बेटा इसका डिपेंड करता है कि होल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया है। इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग, नॉट बाय होल्डिंग। अगर इन्वेस्टमेंट ने होल्डिंग नहीं किया है, होल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मान लो ये 5 लाख रुपए का है, तो जो पूरा का पूरा 5 लाख रुपए होगा वो माइनॉरिटी की वर्किंग में जाएगा। जब आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट बनाते हो तो उसमें आप प्रेफरेंशियल कैपिटल यहां पर पूरा का पूरा 5 लाख रुपए ले जाओगे, 5 लाख रुपए पूरा का पूरा यहां ले जाओगे। पर अगर मान लो होल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट किया है तो देखना पड़ेगा कि होल्डिंग ने मान लो 20% का इन्वेस्टमेंट किया है। कितना? 20% का। तो आप क्या करोगे, आप सीओसी बनाते वक्त इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी और इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस की जो भी बैलेंस शीट वैल्यू होगी, माइनस आप करते हो यहां पर प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स, और एक और चीज माइनस करोगे 20% प्रेफरेंशियल कैपिटल, मतलब 1 लाख, और यहां माइनॉरिटी में जोड़ोगे, माइनॉरिटी में आप प्रेफरेंशियल कैपिटल जोड़ोगे 4 लाख, ऐसा। तो अगर प्रेफरेंशियल कैपिटल सब्सिडरी का है 5 लाख, होल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, तो पूरा वो प्रेफरेंशियल कैपिटल माइनॉरिटी में चला जाएगा। होल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट किया है तो डेफिनेटली सीओसी बनाते वक्त इन्वेस्टमेंट ने, होल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो इक्विटी के साथ प्रेफरेंस वाला इन्वेस्टमेंट भी लेना है, और प्रोपोर्शनेट नेट एसेट के अलावा 20% ऑफ द प्रेफरेंशियल कैपिटल आपको इसका करना है, बाकी माइनॉरिटी में डालना है, ऐसा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा बेटा आपने। पता नहीं किसने ये क्वेश्चन पूछा पर अच्छा क्वेश्चन था। भावेश ने पूछा। चलो चलो, लकी सर सितंबर 24 के क्वेश्चन पेपर में जो सस्पेंस अकाउंट है उसको हटा दिया बट बैंक में ऐड क्यों नहीं किया सर, प्लीज बता देना। बेटा आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? सितंबर 24 के क्वेश्चन पेपर में सितंबर 20 सस्पेंस अकाउंट, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हो शायद, वहां बैंक में ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा एंट्री गलती से उसने की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, तो बैंक अकाउंट तो सही डेबिट हुआ था ना, बस उसने टू सस्पेंस कर लिया, तो बैंक सही हुआ था, बैंक में कोई गड़बड़ नहीं थी। इसीलिए मैं समझ रहा हूं कि शायद वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन की बात कर रहे हो। ठीक है, आगे हर्ष कुमार सर, डिविडेंड एंड बोनस ट्रीटमेंट इन कंसोलिडेशन, गुडविल एंड डिविडेंड पेबल इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। अरे बाप रे बेटा, डिविडेंड एंड बोनस ट्रीटमेंट इन कंसोलिडेशन, हर्ष कुमार मैं अभी थोड़ी देर पहले रिपीट कर चुका हूं। ठीक है, गुडविल एंड डिविडेंड पेबल इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, गुडविल एंड डिविडेंड पेबल, तो डिविडेंड अगर पेबल होगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिटेन्ड अर्निंग से शुरू कर रहे हो तो आपको डिविडेंड पेबल ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, बस। और दूसरा गुडविल, बेटा गुडविल अगर राइट ऑफ हुआ होगा, गुडविल का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 80,000 है, तो 20,000 राइट ऑफ हुआ होगा तो वो डेप्रिसिएशन की तरह नॉन कैश है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक होगा। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन द कैश फ्लो मींस प्रोविजन फॉर टैक्स और पेड बाय बैंक। बेटा प्रोविजन, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड मतलब प्रोविजन, पेड नहीं, प्रोविजन। ठीक है, नहीं बेटा मैं लाइन लाइन से चलूंगा, आप बहुत सारा स्पैमिंग कर रहे हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, आप स्पैमिंग मत करिए। ठीक है, चलो आगे। तानिया रे, तानिया रे, तानिया रे, तानिया रे सर, इसमें इंपेयरमेंट लॉस का क्या ट्रीटमेंट किया है, इससे कैसे सेट ऑफ किया है? मुझे ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपका। बेटा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, जब आप इंपेयरमेंट लॉस को राइट ऑफ करते हो तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन रिजर्व से राइट ऑफ करना पड़ता है। अब रीवैल्यूएशन रिजर्व आपको आज के दिन का रीवैल्यूएशन रिजर्व चाहिए। मान लो आपने 4 साल पहले रीवैल्यू किया था असेट को, तो हो सकता है उसमें से आप हर साल एक्सेस डेप्रीसिएशन के बराबर का अमाउंट रीवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ करते आ रहे होगे।
आपने 4 साल पहले रिवॉल्यूशन किया था 2 लाख रुपए का, पर मान लो आप एक्सेस डेप्रिशिएशन के बराबर का हर साल रिवॉल्यूशन रिजर्व से अमाउंट सेट ऑफ करते आ रहे हो और वो जनरल रिजर्व में डाल रहे हो, सपोज हर साल 20-20 हजार रुपए, तो 20-20-20-20 कितना 80,000। तो आज आपके पास रिवॉल्यूशन रिजर्व बचा होगा 2 लाख में से 80,000 माइनस होने के बाद 120, तो आप इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ 120 का माइनस करोगे रिवॉल्यूशन रिजर्व से, ऐसा बोला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तानिया रे, भूमि चौहान, MTP2 में 25 कंसोलिडेशन क्वेश्चन। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतना ईयर का कैसे होगा अगर फिगर नेगेटिव है रिजर्व एंड सरप्लस का। मैंने MTP का क्वेश्चन देखा नहीं है बेटा, तो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि आप क्या बोल रहे हो, देखना पड़ेगा आपने MTP का क्या बोल रहा है। H एक्वायर 70% ऑफ द इक्विटी कैपिटल ऑफ S एट अ कॉस्ट ऑफ 5 लाख। This both companies follow calendar year. In the 4 consecutive year S Limited performed badly. बेटा ये नेगेटिव माइनॉरिटी वाला क्वेश्चन है बेटा, ये नेगेटिव माइनॉरिटी वाला क्वेश्चन है। क्या करते हो यार भूमि, नेगेटिव माइनॉरिटी वाला क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी का क्वेश्चन है। दिव्यांश अग्रवाल, सर गुडविल को मैक्सिमम 5 इयर्स में अमोटाइज करेंगे या फिर AS 26 के अकॉर्डिंग 10? बेटा गुडविल को 5 इयर्स में अमोटाइज करेंगे, गुडविल को 5 इयर्स में अमोटाइज करेंगे, AS 26 के अकॉर्डिंग 10 इयर्स में नहीं करेंगे। भले क्वेश्चन AS 26 का आ जाए, इंटेंजिबल एसेट्स का आ जाए, पर गुडविल को 5 इयर्स में अमोटाइज करेंगे। कोई स्पेसिफिक लिमिट या प्रोविजन है क्या गुडविल को 5 इयर्स ही अमोटाइज कर सकते हैं? 5 इयर्स ही करना है एज पर AS 14, भले इंटेंजिबल का क्वेश्चन आ जाए तो भी। प्रिया, मस्ट डू क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 123 122 क्वेश्चन में पूरा समझ आ गया, बस मेरा ईयर 1999 2000 2001 की DTL की अमाउंट मैच नहीं हो रही। बेटा ये मत पूछो, ये मैच नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे वाले डाउट नहीं। मैंने पहले ही बोला था कि ये अमाउंट कहां से आया, ये अमाउंट कैसे आया, इस टाइप के डाउट मत पूछना। योर डाउट शुड बी कंसेप्चुअल डाउट। सॉरी प्रिया, आई हैव नो डाउट बट आई एम हेयर टू हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि सर बस एक दिन के लिए एड्स हटा दो। बेटा मैंने टीम को बोल दिया था एड्स अगर हटा दी गई होंगी तो बहुत अच्छा है। वो रैपिड रिवीजन के शायद वीडियोस में कुछ एड्स था, हटा दी गई होंगी। ठीक है, ठीक है आगे। वेदांत गुप्ता, सर आई नो आपने डायरेक्ट सम पूछना मना किया है, बट ये मॉडल टेस्ट पेपर है का है एंड काफी अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप करवा देते तो इट्स ग्रेट, इफ टाइम अलाउ प्लीज। MCQ केस सिनेरियो 2, MCQ केस सिनेरियो 2 कौन सा मॉडल टेस्ट पेपर है भाई वेदांत गुप्ता? MCQ केस सिनेरियो 2, ठीक है, ठीक है डियर। ये MCQ केस सिनेरियो 2 मैं करवा दूंगा, मैं नोट कर लेता हूं, मैं नोट कर लेता हूं कि भाई वेदांत ने MCQ केस सिनेरियो 2 ये दिया था, मैं इसको देखता हूं, मैं डेफिनेटली इस पे समझूंगा। ठीक है वेदांत, मैं अलग से इसको वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, डोंट वरी। थैंक यू बेटा। यश पंजाबी, सर AS 22 का डाउट है, प्रोविजन फॉर वारंटी ऑफ प्रोडक्ट वेयर मोर वारंटी इज पेड देन प्रोविजन इज क्रिएटेड, वी शुड रिवर्स DTA इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग DTL, क्योंकि ये तो पहले का प्रोविजन रहेगा। ये हो सकता है बेटा फर्स्ट ईयर ही आया हो, क्या बात कर रहे हो? अगर आपको वो पिछली बार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है यश, आप सही हो अपनी जगह पर, हो सकता है फर्स्ट ईयर ऑफ वारंटी प्रोविजन हो और फर्स्ट ईयर में ही हमने ज्यादा पेमेंट कर दिया, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे डियर? फिर तो DTL ही बनाना पड़ेगा। इसीलिए यश पंजाबी। विशव, इफ वी स्किप कंसोलिडेशन देन वी कैन वी स्कोर एग्जाम्पशन? ये तो डिपेंड करता है बेटा, मैं कैसे बता सकता हूं। लकी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में TDS का क्या इफेक्ट होगा और एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेंट्री का क्या होगा? दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में TDS इज अ नॉन कैश आइटम, तो अगर मान लो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 5,000 रुपीज पर, उसमें से 200 रुपए का TDS कटा है, तो आपका 4800 का एक्चुअली कैश फ्लो होगा और TDS नॉन कैश होगा। इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट में आपको सिर्फ ये याद रखना है, हालांकि मैंने मास्टर क्वेश्चन में करवाया था, इन्वेंट्री को हमेशा कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री को उसने लोअर वैल्यू पे बुक किया है या हायर वैल्यू पे बुक किया है, तो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे होती,
कॉस्ट पे होता तो तुम्हारा करंट ईयर का प्रॉफिट ज्यादा होता कि कम होता, उतने से तुम्हें एडजस्टमेंट करना है। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस में भी तुम्हें इन्वेंट्री को कॉस्ट के हिसाब से कंपैरिजन करना है ओपनिंग क्लोजिंग का। लकी भाई बिस्मिल्लाह मनेर, इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक अबाउट शेयर कैपिटल व्हेन टू ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कब ट्रांसफर, अच्छा मैं समझ गया। कभी सर वो सिर्फ स्प्लिट और कंसोलिडेशन करता है, कैपिटल रिडक्शन में नहीं डालता, कभी वो कैपिटल रिडक्शन में डालता है। अगर वो आपको बोल रहा है शेयर इज रिड्यूस्ड टू 2 रुपीज, शेयर इज रिड्यूस्ड टू 4 रुपीज, तो बेटा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डालना है। अगर वो बोल रहा है कि 100 रुपीज शेयर इज कन्वर्टेड इनटू 10 रुपी, या 100 रुपीज शेयर इज सब डिवाइडेड इनटू 10 रुपी, तो आपको शेयर कैपिटल को कैपिटल रिडक्शन में नहीं डालना है, सिर्फ न्यू शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और ओल्ड वाला डेबिट हो जाएगा। ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज में जितना भी लीज रेंट होता है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके एसएलएम बेसिस पर इनकम और एक्सपेंस बुक करना है लेसर लेसी को। सर प्लीज प्रोवाइड अमेलगमेशन एंड AS 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब, वन सेशन प्लीज। हैं सब दे चुका हूं अभ्यास बैच के अंदर, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है AS 21 कंसोलिडेशन के और अमेलगमेशन के सारे करवा चुका हूं डियर। कहां रहते हो भाई ध्रुव? चलो अभी तक मैं आपको बता दूं 34 बच्चों को कवर कर लिया गया है, 34 स्टूडेंट्स को कवर कर लिया गया है। बाप रे बाप, तुम लोग कितने हो रहे, तुम लोगों के डाउट्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, एंड 139 तक आ चुके हैं। ये थोड़ी देर पहले जब मैंने स्टार्ट किया था सेशन तो वो 85 थे। चलो एक दो बच्चों के YouTube को मैनेज कर लेते हैं, चलो YouTube को देख लेते हैं। सर एक बार बता दो कि AS 23 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बता दो एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कैलकुलेशन इन AS 21। बेटा AS 23 की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, AS 23 में सबसे पहले डेट ऑफ एक्विजिशन पर इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करना है प्रोपोर्शनेट नेट एसेट ऑफ एसोसिएट से, फिर आपको फर्दर आपको बैलेंस शीट डेट पर माइनस कर प्लस करना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड का शेयर, और माइनस करना है डिविडेंड का शेयर, ठीक है। और डेप्रीसिएशन एडिशनल अगर होगा तो वो उसका शेयर आपको माइनस करना है, दैट्स इट। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कैलकुलेशन इज AS 21, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा। आप AS 21 में जब COC का कैलकुलेशन करते हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट से प्री शेयर कैपिटल माइनस करते हो और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का शेयर माइनस करते हो, जबकि वहां AS 23 में आप इक्विटी मेथड फॉलो कर रहे हो, वो कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। सर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के बाद क्या करते हैं एक बार बता दीजिए। इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, मान लो A लिमिटेड की और B लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, मान लो 50 रुपए 60 रुपए। B लिमिटेड मान लो ट्रांसफर कंपनी है तो इसके नंबर ऑफ शेयर है मान लो 50,000, तो PC निकालना कैसे है कि भाई लो 50,000 है तेरे शेयर, तेरे एक शेयर की औकात कितनी है 60, तो ये आ गया तेरा PC होल डिवाइड बाय 50, मैं तेरे को इतने नंबर ऑफ शेयर दूंगा, ऐसा करते हैं। कशिश कितने बजे तक चलेगा ये डाउट सेशन? बेटा आपको डिसाइड करना है, आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए गूगल पे आके, नहीं तो आप, मुझे भी नहीं पता कब तक चलेगा। सर आज रात क्या करना है, सो जाऊं क्या? बिल्कुल बेटा सो जाओ, अगर तुमने सब पढ़ लिया तो सो जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटे। सर पीसी में श्योर शॉर्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा मेथड यूज होगा? तनिष्का आपने मेरा अमेलगमेशन का शायद मैराथन वीक का देखा नहीं है, आप मेरे अमेलगमेशन का मैराथन वीक का लेक्चर देख लो। मैंने आपको पीसी निकालने के 9 तरीके बताए थे और वो ऐसे बताया था कि आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा मेथड यूज करना है, इस तरीके से बताया था। आदित्य सर किसी क्वेश्चन में AS 23 में AOP से टाइम एडजस्टमेंट के बाद डिविडेंड लेस कर रहे हैं। आदित्य मेरे पे भरोसा रख, तू कभी भी डिविडेंड मत लेस कर प्लीज, मेरी बात को भरोसा रख। अगर तेरे को 1% भी भरोसा है तो मेरे पर भरोसा रख प्लीज, मत कर कुछ भी। ईशान इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर कैंसिल्ड वाली एंट्री समझा दीजिए। बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है ईशान आपने, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर वाली एंट्री, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर वाली एंट्री,
तो सिर्फ बेटा एंट्री ये होगी, आपकी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा फेस वैल्यू पर, टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर आ जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर आ जाएगा, जो भी उसकी बुक वैल्यू होगी बैलेंस शीट साइड में, और यहां पर डिफरेंस आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। बहुत बढ़िया पॉइंट पूछा बेटा आपने, ठीक है, डन। स्वानंद स्वानंद, मैंने इसी डाउट सेशन में बताया कि कंसोलिडेशन में बोनस का एंट्री हुआ है कि नहीं, कैसे समझेगा, मैंने इसी डाउट सेशन में शुरू शुरू में समझा दिया था। व्हाट अबाउट रिफंड ऑफ टैक्स इन कैश फ्लो? कैश फ्लो में रिफंड ऑफ टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा? कैश फ्लो में रिफंड ऑफ टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा? रिफंड ऑफ टैक्स इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो रिफंड ऑफ टैक्स करके अगर तुम उसको अपने पीएनएल में ले जा चुके हो तो वो तुम्हारे नेट प्रॉफिट में आ चुका है। पहले तो उसको सबसे पहले लेस बैक करो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो सबसे लास्ट में दिखेगा, तो उसको पहले लेस बैक करो और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस बैक करो, और नीचे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही सबसे नीचे वापस से ऐड बैक कर दो। बस इतना ट्रीटमेंट होगा और कुछ नहीं ट्रीटमेंट होगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। गूगल फॉर्म में जो बच्चे भरे थे जिन्होंने गूगल फॉर्म, उनका करने। This sum is of Vishal. This sum is of Gen 25. The sum and solution is big, so I couldn't upload the full sum, but I have uploaded the AOP. In the given picture, can you please explain how AOP is calculated, like how revenue reserve is taken in place of capital profits? In class, we learned only revenue and capital. If we do the sum by that way, we will get the capital reserve. Here the goodwill is shown. Dear, I will tell you the one important thing. इंस्टीट्यूट का सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे सॉल्व करने के तरीके से। नंबर मिल जाते हैं, बट आई एम सेइंग कि इंस्टीट्यूट का सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पॉइंट ये है डियर, रेवेन्यू रिजर्व और रेवेन्यू प्रॉफिट वॉट एवर इट इज, जो भी आप बोल रहे हो उसको आप मेरे तरीके से सॉल्व करो। अगर आपका सही हुआ तो आपका आंसर मैच होगा ही होगा विशाल, ठीक है। नमन मल्होत्रा, ओ भाई मल्होत्रा साहब, आपने इतना बड़ा, नहीं, उसके बाद तो ऋषि साहब ने और दिया है। चलो, देयर वॉज एन एडजस्टमेंट इन द मई 24 PYQ एग्जाम stating that Craft Limited subsidiary deducts 1% from trade receivable as a general provision against doubtful debt. This policy is not followed by Art Limited Holding. The adjustment was too confusing. No dear, no. It was a very simple adjustment. हमने क्लास में किया हुआ है. Please clarify the same. What if the Art Limited followed the policy? What should be the treatment? Simple सा है. सब्सिडरी जो पॉलिसी फॉलो कर रहा है वो पॉलिसी होल्डिंग फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको हमें रिवर्स करना है। सब्सिडरी ने क्या किया है, अपने ट्रेड रिसीवेबल दिखा के रखे हैं 99 लाख रुपीस के, आफ्टर डिडक्टिंग 10% का मान लो प्रोविजन। होल्डिंग कंपनी बोल रहा है नहीं, इसे सब नहीं मानेंगे, तो होल्डिंग कंपनी क्या करेगा, होल्डिंग कंपनी बोलेगा डिवाइडेड बाय 90%, उसके जो ट्रेड रिसीवेबल लेगा, होल्डिंग कंपनी विल कंसीडर द ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 10 लाख रुपीस, एंड जो 1 लाख रुपीस रिवर्स किए उससे सब्सिडरी कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ जाएगा 1 लाख रुपीस से। और अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है, एओपी बनाना है, तो वो आप 1 लाख रुपीस एड बैक करोगे। डियर, इट वॉज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मुझे भी पता है, और ये मई 24 का क्वेश्चन नहीं है सिर्फ, ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है। ऑल्सो इंस्टीट्यूट क्लैरिफाइड समथिंग ऑन द लास्ट पेज ऑफ द पीडीएफ अटैच्ड एट द लास्ट line regarding the provision of AS 21 para 2021. Please explain the conceptual clarity if it is relevant. मैं देख लेता हूं आपने कौन सा डाला है, इसमें क्या बोल रहे हो आप। Consolidated financial should be prepared using uniform accounting policies for the transition. वही बेटा जो मैं बोल रहा था। Actually the relevant point is होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर सब्सिडरी कंपनी का पॉलिसी डिफरेंट है और होल्डिंग का डिफरेंट है, तो होल्डिंग अपनी चेंज नहीं करेगा, होल्डिंग जो है वो सब्सिडरी के असेट लायबिलिटीज को चेंज करेगा अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से। बस ये बताया गया, ठीक है। चलो, ऋषि भाटिया, बाप रे बाप, इतना बड़ा डाउट। कंसोलिडेशन, सर अगर डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर्ड, डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर है प्री एक्विजिशन, बट आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन, देन वो अपोर्शनड होगा पीरियड के बेस पे या पूरा
प्रेस्टीज एक्विजिशन में से, प्रीवियस एक्विजिशन में से लेस होगा। डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर्ड हुआ प्री एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर, बट आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन वो अपोर्शन होगा प्री, नहीं पूरा प्री में जाएगा बेटा। सर अगर सब्सिडरी ने करंट ईयर में लॉस हुआ तो जहां जहां एड लेस उसका रिवर्स होगा ना? यस यस यस, लॉस हुआ तो जहां जहां वो रिवर्स होगा, प्रॉफिट का जस्ट रिवर्सल होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, सर अगर डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस है तो वो ऑपरेटिंग में इफेक्ट होगा बेटा, डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम हो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, राइट ऑफ किया होगा आएगा। AS13, सर अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस होती है और कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट हो जाता है तो इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस होती है और कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट हो जाता है तो इस केस में क्या होगा? क्या पूछा है आपने यार, मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपका ये डाउट। कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट हो जाता है तो इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा डियर डियर डियर, इस केस में क्या ट्रीटमेंट करोगे? मतलब मैं ये क्वेश्चन आपका नहीं समझ पाया डियर। AS20, अगर बोनस इशू के पहले कोई फर्दर इशू हुआ है सो सर उस केस में बोनस इशू ओपनिंग कैपिटल पे आएगा या ओपनिंग कैपिटल प्लस फर्दर इशू के ऊपर आएगा? बेटा बोनस दोनों के ऊपर आएगा। वैसे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें करके बताता हूं सामने, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है तुमने ऋषि। AS20 में मान लो 1 अप्रैल को तुम्हारे पास ओपनिंग है 1 लाख और 1 जुलाई को तुमने पब्लिक इशू कर रखा है मान लो 50 और 1 अक्टूबर को मान लो बोनस इशू है 1:2। तो सर बोनस इशू किस पे कैलकुलेट होगा? बेटा इस पे भी कैलकुलेट होगा बोनस, मतलब 50,000 जिसका टाइम वेट लगेगा 12/12, और बेटा इस पे भी कैलकुलेट होगा बोनस 25,000, पर इसका टाइम वेट बोनस का लगेगा 9/12, क्योंकि पब्लिक इशू खुद 1 जुलाई से आया तो उसके ऊपर बोनस कभी 1 अप्रैल से नहीं हो सकता, तो ये बोनस का टाइम एडजस्टमेंट इस तरीके से लगेगा। वेरी गुड ऋषि, आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। अमेलगमेशन, सर अगर कोई एसेट सोल्ड हो जाती है ट्रांसफरर की बिफोर एक्विजिशन तो इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? बहुत सिंपल है बेटा, बिफोर एक्विजिशन अगर कोई एसेट ट्रांसफर हो जाती है, सेल हो जाती है, तो ट्रांसफरर कंपनी का कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। मैंने अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन करवाया था, कैश बैलेंस ट्रांसफरर कंपनी का कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, उसके रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट लॉस चला जाएगा और असेट हट जाएगी, ऐसा होगा। तो बढ़ा हुआ कैश बैलेंस हम टेक ओवर करेंगे बेटा, ठीक है। चलो ऋषि जी, हर्ष, सर the question paper there will be 1 question of amalgamation, 1 question of consolidation, 1 question of final statement or interrogate. Do you suggest me to write all 3? No, not at all. क्वेश्चन पेपर में 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, आपको तीनों के तीनों 14 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं करनी है, बेवकूफी हो जाएगी। मैं सजेस्ट करूंगा कि आउट ऑफ अमेलगमेशन एंड कंसोलिडेशन दोनों में से कोई एक छोड़ना पड़ेगा, वहां जो आपको बेस्ट आ रहा है वो कर लो। उधर से आप इंटरनल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर लो, क्योंकि वहां मोस्टली आपको हो सकता है बैलेंस शीट ना बनानी पड़े, या हो सकता है आपको ये करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया बैलेंस शीट वाला, इधर से अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन वाला आ गया, पर अमेलगमेशन में बैलेंस शीट बनानी है। मुझे लगता है यार यहां ज्यादा टाइम लगेगा, आते मुझे दोनों है तो मैं कंसोलिडेशन वाला क्वेश्चन करूंगा, पर आपको 2 क्वेश्चन करने चाहिए। अंशु कुमार, सर मुझे फिक्स असेट अकाउंट बनाते वक्त सारे एंट्रीज अकाउंट में डालने के बाद मुझे यह समझ नहीं आता कि अकाउंट क्लोज करते वक्त बैलेंसिंग फिगर में क्या लेना है। कैश फ्लो जो अकाउंट बनाते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं सर मैं। बेटा जब आप अकाउंट बना लेते हो तो आप याद कर लो कि जब आप पीपी का अकाउंट बना लेते हो तो क्या क्या आना चाहिए। पीपी का अकाउंट बना लेते हो तो आपका एक ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए, आपका एक क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए, और मैं आपको बताऊं ये दोनों फिगर आपके दिए रहते हैं, तो आपका बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग क्लोजिंग तो होगा नहीं। अब अगर आप ये ओरिजिनल कॉस्ट पे बना रहे हो तो इसका क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन तो नहीं आ सकता। इस अकाउंट में अगर मान लो कुछ बेचा गया है तो बाय बैंक एंड टू गेन या बाय लॉस ये होगा, और ये सेल प्रोसीड्स होगा। मैं आपको बताऊं मोटा मोटी
इस अकाउंट में आपको मोस्टली ये बैलेंसिंग फिगर आता है इधर साइड का, टू बैंक वाला आपका परचेज करके ये बैलेंसिंग फिगर जनरली पूछा जाता है। पर अगर यही अकाउंट अगर आप बना रहे हो डब्ल्यूडीवी पे, तो हो सकता है बैलेंसिंग फिगर यहां पर आ जाए बाय डेप्रिसिएशन करके। तो थोड़ा सा ये आपको देखना पड़ेगा कि आप अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे बना रहे हो कि ओरिजिनल कॉस्ट पे बना रहे हो। अंशु कुमार, विशाल बुराले, सर AS21 मास्टर क्वेश्चन में एओपी के समय आपने फाइनल प्रॉफिट के बाद अपना इक्विटी कैपिटल ऑफ सब्सिडरी इंक्लूड बोनस ऐड किया है, इससे क्यों किया आपने सर? बेटा नेट असेट्स निकालने के लिए। मैं अगर वो ऐड नहीं करता, जो दूसरा तरीका मैंने क्लासेस में कभी समझाया होगा आपको, तो क्या करता? मैं बस प्रॉफिट निकालने के बाद प्रॉफिट का शेयर सीओसी में लेके जाता कंपेयर करने के लिए इन्वेस्टमेंट से, और वहां मैं इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेता। वो इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने ऊपर ही ऐड कर दिया, एक ही बात है। क्लास में जो प्री पोस्ट प्रॉफिट को शेयर करते हैं होल्डिंग एमआई के लिए, अपने ओनली पोस्ट का किया है सर, आपने क्लास में इजी कुछ नहीं किया है। अरे यार वही वाली पॉइंट है डियर, एओपी में जब आपका फाइनल प्रॉफिट प्री का आ जाता है और पोस्ट का जब फाइनल प्रॉफिट आ जाता है, फाइनल प्रॉफिट, तो आपको लगता है कि हम इन दोनों का एडजस्टमेंट करते हैं, आप कर लो। फिर आप सीओसी बनाते हो, आप इन्वेस्टमेंट में से क्या माइनस करते हो? इक्विटी कैपिटल विथ बोनस का 80% और ये प्री प्रॉफिट का 80%। बेटा उसका दूसरा तरीका क्या बनता है? यहां पर मैं शेयर कैपिटल यहीं पर ऐड कर लेता हूं, ये फाइनल प्रॉफिट के साथ, इन दोनों का मिलाकर 80% कर देता हूं। एक ही बात हुई ना बेटा, क्या दिक्कत है? इसलिए मैंने बस मास्टर क्वेश्चन में ऐसा किया है। ठीक है विशाल, विशाल एक और, सर मैं एक प्रॉब्लम का फोटो सेंड किया है आपके फोन नंबर में। भाई विशाल बाद में बात करेंगे फोन नंबर में नहीं, अभी जो भी है वो गूगल फॉर्म में है। मोहित, पीसीएम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, बट एक एमसीक्यू में कुछ और किया है आंसर, तो बिलो क्वेश्चन इज इन योर बुक। हाँ मैं समझ गया, वो बेटा गलत आंसर है उसका आंसर शायद 30 होगा। मैं समझ गया बेटा, समझ गया आपका कौन सा क्वेश्चन बोल रहा हूं, मैं समझ गया। यस डियर, वो गलत किया है डियर, हाँ 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 वो गलत किया है, डोंट वरी। गीतांशु गोयल, डायल्यूटेड ईपीएस समझा दीजिए सर, और बेसिक में कौन कौन से शेयर को वेटेड एवरेज नहीं करेंगे वो बता दीजिए। वेटेड एवरेज में बोनस को वेटेड एवरेज आप 12/12 करोगे, या तो जो मैंने अभी ये समझाया इस हिसाब से करोगे। बाकी डायल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला समझ लो, डायल्यूटेड ईपीएस में क्या आता है? डायल्यूटेड ईपीएस में क्या आता है? जो भी आपने EAESH बेसिक ईपीएस वाला लिया था, प्लस इसमें करोगे सेविंग इन इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, प्लस सेविंग इन डिविडेंड, ये किस केस में? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में। ये किस केस में? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में। होल डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स, जो आप ऑलरेडी कर चुके थे, बेसिक वाला, बेसिक ईपीएस वाला, प्लस वेटेड एवरेज पोटेंशियल शेयर्स, वो करना है। ये होता है डीईपीएस का फॉर्मूला, ये होता है डीईपीएस का फॉर्मूला। जस्ट अ सेकेंड, चलिए। गीतांशु गोयल, निलय, मेरे दो तीन डाउट्स हैं। पहला, इन अमेलगमेशन जस्ट टेल इन शॉर्ट द एंट्रीज ऑफ लेजर अकाउंट्स we make, that is realization account, equity shareholders account, etc in the books of transferee नहीं बेटा, गलत लिखा है आपने निलय, ट्रांसफरर कंपनी। आपको एंट्री समझनी है। ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट, ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ट्रांसफर टू शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर,
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अब आप पीसी के ड्यू करने की एंट्री करोगे, ट्रांसफर री कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक पीसी मिलेगा, पीसी मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंशियल डेबिट, इक्विटी शेयर डेबिट टू ट्रांसफर री कंपनी अकाउंट। ठीक है, फिर प्रेफरेंस होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियर्स, ऐसा तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट, कंडीशन टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज। 5 कंडीशन है ना डियर, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज की 5 कंडीशन है ना डियर, वो मैंने समझाई हुई है, मैंने कल 15 मिनट का AS19 का वीडियो डाला था, वो देख लेना। कंसोलिडेशन में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का इफेक्ट बता दो सर। जिसने प्रॉफिट कमाया उसके रिजर्व से हटाओ। होल्डिंग ने प्रॉफिट कमाया तो डायरेक्टली कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में से हटाओ और बैलेंस शीट में स्टॉक से हटाओ। सब्सिडरी ने प्रॉफिट कमाया तो सब्सिडरी के एओपी से हटाओ। एओपी के कौन से कॉलम से? प्री से कि पोस्ट से? डेट देखनी पड़ेगी कि डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले ट्रांजेक्शन हुआ था कि डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद। कुछ नहीं दिया तो डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद, तो पोस्ट कॉलम से हटाओ और बैलेंस शीट में स्टॉक से हटाओ। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम छोड़ो, बस ये बोलो कि जिसने प्रॉफिट कमाया उसके रिजर्व्स में से हटेगा। कैश फ्लो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस बता दो ना प्लीज। और प्रोविजन, यार क्या पूछ रहे हो यार निलय, तुम कुछ ऐसी चीजें पूछ रहे हो कि मतलब जो एक्सप्लेन एक स्टेटमेंट में नहीं, शायद आधे घंटे में एक्सप्लेन करनी पड़ेगी वो। ठीक है, मैं इसको स्किप कर रहा हूं। आदित्य गौतम, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व कब लेस करना होता है एंड कब लिखना होता है? नहीं डियर, नहीं डियर, एंट्री में लिखना होता है अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू 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 आपका मैं क्या बोल रहा हूं, टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। और जब अगर आप एंट्री कर लिए तो बैलेंस शीट में आपको वो रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव दिखाना ही होता है, नेगेटिव दिखाना ही होता है इंटरनल कॉलम में, ताकि रिजर्व एंड सरप्लस का इफेक्ट फाइनल दिखाया जा सके। ठीक है, ऋत्विक अग्रवाल, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच अकाउंट स्टॉक एंड डेटर्स एंड फॉरेन ब्रांच इंपॉर्टेंट सम। यार मैंने पूरे 183 के इंपॉर्टेंट सम्स दे दिए हैं। AS23 लीजेस, कैश फ्लो, इन शॉर्ट 14 मार्क पेपर प्रोडक्शन ऑन टाइप ऑफ। यार क्या ऋत्विक यार तुम यार। खुशी सिंह, लाइक व्हाट टू अटेम्प्ट फर्स्ट वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। मैंने आज ही एक वीडियो डाला है कि आपको पेपर अटेम्प्ट करते वक्त, मैंने आज ही एक वीडियो डाला है आपको पेपर अटेम्प्ट करते वक्त किस तरीके से सीक्वेंस मेंटेन करना चाहिए, किस तरीके से सीक्वेंस मेंटेन करना चाहिए। मैंने आज ही मैंने डाला है, ये देखिए आज ही मैंने डाला है कि कौन सा आपको सीक्वेंस। ये देखिए AIR शीट एक्सपोज्ड, ये देखिए ये अटेम्प्ट 100 मार्क्स इन 3 इयर्स। आप इसको देखिए, 9000 व्यूज हो भी गए हैं, 5 घंटे पहले डाला था। आप इसको देखिए, मेरी बात समझिए, उसमें मैंने सब बताया कि आपको सीक्वेंस क्या होना चाहिए। ठीक है सर, एक नॉर्मल सा डाउट ये है, हर्ष पूछ रहा है कि अगर टाइम कम हो तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट एंड जर्नल एंट्री के फॉर्मेट को स्किप करके सिंपल प्लेन आंसर लिख सकता हूं क्या? आप जर्नल एंट्री में नरेशन मत लिखना, लाइनें मत खींचना, बैलेंस शीट में लाइनें मत खींचना, बैलेंस शीट में नोट्स थोड़े से कम बना लेना। ठीक है, ओके। भविष्य गुप्ता, सर प्लीज कंसोलिडेशन बता दो 30 मिनट्स में, मास्टर क्वेश्चन AS15 भी है। ए दीदी, ए दीदी कंसोलिडेशन का मैंने मास्टर क्वेश्चन करवा दिया था मैराथन में, और AS15 भी करवा दिया था मैराथन में। दीदी, ओ दीदी, फालतू का अनड्यू बेनिफिट मत लो दीदी, ए दीदी, ए दीदी, अनड्यू बेनिफिट मत लो। कंसोलिडेशन वाला क्वेश्चन ये देखो, 1 hour 54 मिनट कंसोलिडेशन विथ मास्टर प्रॉब्लम करवा दिया है। फिर उसके बाद दीदी, ए दीदी, 5वां नंबर AS15 विथ मास्टर प्रॉब्लम करवा दिया है। दीदी, ए दीदी, चलो। याशी मिश्रा, याशी मिश्रा, I have following doubts in internal reconstruction when we solve questions how to identify whether only face value is reduced or paid and face value both are reduced। ओ भाई अगर लिखा हो 10 रुपीज शेयर इज रिड्यूस टू 2 रुपीज, यू ऑलवेज हैव टू अस्यूम कि फेस वैल्यू के साथ साथ पेड अप वैल्यू भी रिड्यूस हुई है। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब ऑलवेज, जब तक वो स्पेसिफिकली लिख ना ले
कि ओनली पेड अप वैल्यू इज रिड्यूस्ड विदाउट फेस वैल्यू, तब तक तुम्हें हमेशा फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों रिड्यूस हुई है मान के चलना है। और अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है वैसे, ठीक है। इन AS23 when to do deduct pre-acquisition dividend from cost of investment, as in today's session we did master question in that dividend was declared during the year, date of acquisition was 1st July, so whole dividend was of previous year, hence it was pre-acquisition dividend, but we have not deducted it from, मैंने बोला ना बेटा AS23 के अंदर आपको चाहिए, आपको इक्विटी मेथड के अंदर इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट में नीचे ऐड करना है शेयर ऑफ इन्वेस्टर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड। तो इसीलिए हम डिविडेंड को वापस से माइनस नहीं कर रहे, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट से हो, हम माइनस नहीं कर रहे डियर। क्यों माइनस नहीं कर रहे? हमें पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट चाहिए बिफोर डिविडेंड। तो बेटा आपको एओपी AS23 में बनाना है, पर डिविडेंड को लेस बैक नहीं करना है वापस से टाइम एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है। उसके बाद और कौन है यार? गीतांशु गोयल सर, अगर AS15 में मिनिमम 5 साल पूरे करने के बाद लमसम पेमेंट करी जाएगी और हर साल उसकी सैलरी 10% से बढ़ती है, देन हम सिर्फ 4 बार ही तो 10% ऐड करेंगे, 5 बार क्यों करेंगे? क्वेश्चन में लिखा था बेटा, उस क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें लिखा था 5 टाइम इंक्रीमेंट, साफ साफ लिखा था। अगर 5 टाइम इंक्रीमेंट नहीं लिखा होता तो मैं 4 बार ऐड करता 10% को। साहिल नानकानी गुड इवनिंग सर, तवा केड़ा आयो? मां ठीक आया बेटा। आई हैव डाउट इन अमेलगमेशन क्वेश्चन ऑफ May 24, इंस्टीट्यूट ने PC2 प्रेफरेंस होल्डर कंसीडर नहीं किया इन कैलकुलेशन फॉर नेट एसेट। आपने क्लास में बोला था कि इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन में डिफर, एग्जाम में इफ नेट एसेट बोले तो। बेटा ये बात आप सही पूछ रहे हो, बट मैं अभी भी अपनी पॉइंट पर हूं कि हमें माइनस प्रेफरेंस PC2 प्रेफरेंस होल्डर माइनस करना चाहिए अगर आप इक्विटी वालों के लिए नेट एसेट निकाल रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ सम इनकम कैलकुलेशन। तो आप इसमें नोट डाल के आ सकते हो बेटा, बस यही मैं आपको बोलूंगा। या तो फिर आप चाहो तो भले इंस्टीट्यूट के जैसा करके आ जाओ, आपकी मर्जी है। हाँ गाइस गाइस गाइस, नाउ नीड टू टेक 2 मिनट का ब्रेक। बाप रे बाप, ऐसा करे मैं क्या बोलता, दो मिनट रुक जाओ, थोड़ा रेस्ट ले ले। सर कब पता लगेगा कि मर्जर है कि परचेस? आदित्य तिवारी, कब पता लगेगा कि मर्जर है कि परचेस? हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई मर्जर है कि परचेज है? हाउ टू आइडेंटिफाई मर्जर है कि परचेज है? अगर ऑल असेट लायबिलिटी टुक ओवर हुआ है, पीसी में सिर्फ इक्विटी शेयर्स है, ऑल असेट लायबिलिटी टुक ओवर हुआ है, पीसी में सिर्फ इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, और नो मार्केट वैल्यूज आर गिवन इन क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन मर्जर का होगा। बस ये ध्यान रखो, वो क्वेश्चन किसका होगा? मर्जर का। बस अब तुम वो नहीं चेक कर सकते, वो 90% एक्वायर और बिजनेस सेम मेंटेन कर रहा है, वो सब नहीं। ये 3 चीजें चेक करना है, अगर हो रहा है तो आप मर्जर मानोगे। सागर राघव सर, AS22 एंड लीजेस ट्रीटमेंट एंड जनवरी RTP क्वेश्चन नंबर 16। AS22 क्या? AS22 बेटा पूरा AS22 बता दूं?
बता तो दिया मैराथन में। लीजेस ट्रीटमेंट वो भी बता दिया रिवीजन लेक्चर में। ए जनवरी 25 आरटीपी क्वेश्चन नंबर 16। क्या यार तुम आरटीपी क्वेश्चन नंबर 16 मेरे पास अगर वो यूनिक में होगा तो मैं देख लेता हूं। 16 पता नहीं तुम्हारा वो कौन सा क्वेश्चन नंबर है। 16 नंबर क्वेश्चन है। 15 16 ये वाला बोल रहे हो शायद तुम। ये वाला बोल रहे हो शायद तुम। ये AS22 वाला क्वेश्चन बोल रहे हो तुम। ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हो बेटा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं, अगर रहा तो मैं इसका क्वेश्चन करवा लूंगा। जनवरी 25 क्वेश्चन नंबर 16 RTP AS22। ठीक है, इस पे ऊपर मैं डाल दूंगा। सर हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने बेटा कल जो मैराथन लिया था उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालना सिखाया था डियर। मैंने कनिका गर्ग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालना सिखाया था बेटा। सर शेयर फॉरफीचर का ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शेयर फॉरफीचर का ट्रीटमेंट ऐसा होगा कि शेयर फॉरफीचर का ट्रीटमेंट ऐसा होगा कि पहले से ही वो पेड अप कैपिटल है 70 रुपए का, हमने उसको फॉरफिट करके रीइशू कर दिया। रीइशू कर दिया एट 90 रुपीज। ठीक है, तो 70 आप पहले से कलेक्ट कर चुके थे, 90 रुपीज आपने और कलेक्ट किए, तो ये हो गया आपका 160। इसमें से आप 60 रुपए कैपिटलिज्म में लेके जाओगे, बाकी 100 रुपए आपका फेस वैल्यू माना जाएगा। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर कर देना। डिविडेंड की एडजस्टमेंट इन कंसोलिडेशन। गाइस आप सेम पूछ रहे हो चीजें, कंसेप्चुअल डाउट नहीं पूछ रहे हो। ये डिविडेंड की एडजस्टमेंट इन कंसोलिडेशन मैंने मैराथन में बताया हुआ है। अब मैक्सिमम डाउट्स बेटा आप लोगों के ना रिपीट हो रहे हैं। आप लोगों के मैक्सिमम डाउट्स रिपीट हो रहे हैं डियर। मैक्सिमम डाउट्स रिपीट हो रहे हैं सर, बस ये दो चीजें नहीं आ रही, अदरवाइज बेटा ये तनिषा तिवारी आपका ये मैंने कंसोलिडेशन के मैराथन में बता दिया था। गाइस दैट्स ऑल। मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा मैंने सेशन लिया, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा मेरा सिरदर्द कर रहा है। एंड आई थिंक अगर मुझे लगा तो मैं कल आपके साथ एक जूम लिंक शेयर कर दूंगा सुबह के टाइम पर। थोड़ा सा मैं यूट्यूब वालों को एक बार मैनेज कर लेता हूँ। अब मैं यूट्यूब वालों को मैनेज कर लेता हूँ। सर पेपर कल इजी या डिफिकल्ट? FR तो इजी आया था CA फाइल का। बेटा पेपर कल का मॉडरेट आएगा, पर लेंदी आएगा मतलब आएगा, लिख के रख लो। लेंदी आएगा मतलब आएगा, लिख के रख लो। सर AS10 में डी रिकॉग्नाइज वाला क्वेश्चन बताना जिसमें डिस्काउंट रेट गिवन होता है। आपको बस प्रेजेंट वैल्यू करनी है, 10 साल बाद का खर्चा है उसका प्रेजेंट वैल्यू करना है, और उसको प्रेजेंट वैल्यू का जो भी वैल्यू आएगा वो पीपी की कॉस्ट में ऐड करना है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में आपको प्रोविजन की वैल्यू प्रोविजन बना के चलना है। सर AS25 का ईयर टू डेट के रूल्स। ईयर टू डेट के रूल्स मतलब वो आपके बैलेंस शीट P&L वाले ईयर टू डेट के रूल्स है ना। आपके जो ईयर टू डेट के रूल्स हैं वो ये वाले आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, उसका ये वाला आप स्क्रीनशॉट निकाल लो कि ईयर टू डेट का रूल्स क्या होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो इसके साथ, ये वाला स्क्रीनशॉट निकाल लो। AS28 में वो वाली एडजस्टमेंट कब करते हैं जहां ये दिखता है कि अगर अर्लियर इंपेयरमेंट नहीं होता तो फिर उस वैल्यू को कंपेयर करते। बेटा AS28 में वो तब करते हैं जब आप रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट करते हो। रोहन सिंह, जब आप रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट करते हो। Sir, consolidation, there are losses in subsequent years and losses can be borne by minority up to the share of capital and profit thereafter would be borne by holding. Please explain. मान लो माइनॉरिटी का पॉजिटिव शेयर चल रहा है 5 लाख रुपीस का, अभी सब्सिडरी को लॉस हो गया 1 लाख का, उसमें माइनॉरिटी का शेयर है 20%, मतलब 20,000 ये माइनॉरिटी बियर करेगा। 5 लाख में से 20,000 बचा, माइनॉरिटी 480। नेक्स्ट टाइम सब्सिडरी ने फिर से लॉस किया, अब ये माइनॉरिटी का जितना भी पॉजिटिव बैलेंस है ये अप टू 0 तक जाएगा लॉसेस बियर कर करके। बट इसके बाद भी सब्सिडरी अगर लॉसेस कंटिन्यूअसली बियर ऑन कर रहा है
तो उन लॉसेस में जो माइनॉरिटी का शेयर होगा वो होल्डिंग कंपनी बेयर करेगी अपने कंसोलिडेटेड P&L में। ठीक है, चलो गाइस, मैं आप सबको बता दूं, बहुत सारे डाउट्स सॉल्व किए, हालांकि मैं खुद भी बोल रहा हूं बहुत सारे डाउट्स मैंने, कुछ डाउट्स में सॉल्व नहीं कर पाया बिकॉज नाउ इट्स ओवर। मैं ये मानता हूं कि यहां पर बच्चों को पढ़ाई में भी ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई करिए। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे डाउट सेशन को अभी कंटिन्यू करना चाहिए। अगर रिक्वायर्ड रहा वी विल सी, आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे मुझे बता देना कमेंट में कि सर कुछ डाउट्स हैं, आप जूम सेशन ले लो। अगर रहा तो मैं सुबह 10 बजे के बाद आपके साथ जूम सेशन ले लूंगा, अगर मुझे लगा तो, ठीक है ना। तो अपन एक आध डाउट सेशन को देख लेंगे। अभी के लिए गाइज इतना ही, थैंक यू सो मच। जितने भी मैं डाउट्स अभी ले पाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आपने डाउट्स दिए, जितने डाउट्स में नहीं ले पाया रियली सॉरी, माफ करिए। पर मैं नहीं चाह रहा हूं कि डाउट्स के चक्कर में आपकी पढ़ाई आगे की ना हो। आई कैन कंटिन्यू बट एट द सेम टाइम मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग बस पूरा टाइम अभी यूट्यूब 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 पे बैठे रहोगे, आप कुछ नहीं करोगे। बच्चों प्लीज मैं आपको एक बात बताऊं, ये टाइम आपका है। इस लास्ट मोमेंट पे आपको यूट्यूब पे नहीं होना चाहिए। लास्ट के आपके एग्जाम में मुझे लगता है अभी अगर सोने का टाइम हटा दिया जाए तो मुझे लगता है आई थिंक आपके पास हार्डली शायद 8 घंटे बचे हुए हैं। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बचे हुए हैं आपको पढ़ाई करने के। ये लास्ट के 12 घंटे आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देयर शुड बी नो यूट्यूब एक्टिविटी, स्पेशली लाइव। मैं तो खिलाफ हूं लास्ट डेज में लाइव करना, मैं बहुत खिलाफ हूं। मैं पर्सनली बोलता हूं लाइव करने में मैं खिलाफ हूं। यार पेपर वाले दिन में लाइव पे लगे रहना, यूट्यूब पे लगे रहना इज नॉट अ गुड थिंग। मैं जेन्युइनली आपको एक सजेशन दूंगा, प्लीज आखिरी के 12 घंटों में अगर आप यूट्यूब पे हो तो कोई रिकॉर्डेड मैराथन रिवीजन मेरा किसी दूसरी फैकल्टी का देख के, जहां टाइम स्टैम्प लगा हुआ है, कोई रेलेवेंट टॉपिक आपको दिक्कत आ रहा है वो देख के खत्म करो। डू नॉट अटेंड एनी लाइव सेशन इंक्लूडिंग मेरा। अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू शुड नॉट बी ऑन यूट्यूब राइट नाउ। आई डोंट नो आपको ये चीज कितनी समझ में आ रही है। यू शुड नॉट बी ऑन यूट्यूब राइट नाउ। राइट नाउ 600 स्टूडेंट्स आर लाइव, बट आई डोंट नो ये क्यों कर रहे हो तुम। सीरियसली ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। 600 बच्चे अभी लाइव हैं, लाइक तो कर ही देना इसको। बट अभी आपको आखिरी के 12 घंटे खुद को टाइम देना है, नंबर 1। खुद की पढ़ाई करनी है, नंबर 2। जो जो मैंने आपको चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं उनको कर लो। 183 क्वेश्चंस की लिस्ट एक बार देख लो। जनवरी 25 और सितंबर 24 की आरटीपी अच्छे से देख लो। इस बार की आरटीपी नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है तो किसी भी टीचर का, मेरा या किसी का भी रिकॉर्डेड लेक्चर जो मैंने अभी पिछले मैराथन डाले हैं उसमें से रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो। लाइव अटेंड मत करो, लाइव विल वेस्ट योर टाइम। एंड डू नॉट इंगेज योर सेल्फ इन द डिस्कशंस विथ अदर स्टूडेंट्स। इससे आपका दिमाग खराब होगा, आप रात को चैन की नींद नहीं सो पाओगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप छोटे बच्चे हो, आप इमेच्योर हो। फाइनल वाले बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। फाइनल वाले बच्चे बहुत मिच्योर होते हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर तुम लोगों को समझाना पड़ रहा है। डू नॉट इंगेज योर सेल्फ इन एनी लाइव एक्टिविटी ऑन द यूट्यूब right now, from right now till tomorrow. Do not attend any live lecture. प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है। डन भाइयों बहनों, माफी चाहूंगा आपके बाकी बचे हुए डाउट नहीं ले पा रहा हूं मुझे, क्योंकि डर लग रहा है। सीरियसली मुझे डर लग रहा है कि आप लोग अपना यहां पर लाइव में अपने डाउट के चक्कर में बाकी लोगों का डाउट सुन रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अपने एक डाउट को रिजॉल्व करने के लिए आप अपना आधा आधा एक एक घंटा दे रहे हो। शायद ये आधे एक घंटे में आपके 2 टॉपिक हो जाते, चार्ट रिवीजन हो जाता। प्लीज, ठीक है, ठीक है। प्लीज अच्छी नींद लीजिए, कम से कम 5-5.5 घंटे की नींद ले लेना। यार मुझे तुम लोगों की चिंता हो रही है, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे तुम लोगों की चिंता हो रही है। बाप रे बाप, तुम लोग बहुत ज्यादा भर के बैठे हो यार।
मतलब अगर मेरे सामने मेरा कोई ऐसा छोटा भाई बहन होता तो मैं उसको बिल्कुल पकड़ के समझाता कि तू क्या कर रहा है अभी, तुझे अभी यूट्यूब सोशल मीडिया पे अभी नहीं होना चाहिए था। ठीक है, प्लीज पेशेंस। नींद 5 से 6 घंटे की ले लेना। अभी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, सो जा। 1 घंटे बाद उठ जाना, 2 घंटे बाद उठ जाना, बिल्कुल लोड मत ले। अभी मन नहीं कर रहा है ना, सो जा भाई, सो जा, टेंशन मत ले। पर नो फोन कॉल्स, नो पेपर डिस्कशंस, नो डिस्कशंस ऑफ स्टडीज, फोकस ऑन योर ग्रूमिंग। अपनी ग्रूमिंग पर काम करो, अच्छे रहो, खुश रहो, घर वालों से बात करो। पापा मम्मी को बोलो चलो पापा मम्मी अपन आइसक्रीम खाने चलते हैं, मुझे कहीं ले चलो पापा मम्मी। दोस्त को फोन लगाओ, सीए वाले दोस्त को नहीं, दूसरे किसी दोस्त को फोन लगाओ, बोल भाई तू आ, मेरे को लेके आ, लेके जा, मेरे को लेके जा, मेरे को थोड़ा घुमा के आ, मेरे को, मेरा दिमाग खराब हो रहा है अगर ये सब हो रहा है। पर कृपया करके यूट्यूब पर मत बैठे रहो, टेलीग्राम पर मत बैठे रहो प्लीज, यही रिक्वेस्ट रहेगी। और अब से लेकर कोई लाइव एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सी यू सून। और आई डोंट नो तुम इस चीज को कितना अप्रिशिएट करोगे कि तुम्हारे तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए क्या क्या कैसे कैसे कितने कितने लेक्चर्स दिए। बस एक ही चीज है, एग्जाम होने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।